उसे अपने सामने राम मोहन जी खड़े मिले। अब आपको किया हुआ ऐसे क्यों देख रहे हैं, विरांश थोड़ा चिढ़ते हुए लहजे में बोला। उसने जिस भी अंदाज में मोहन से बात की, वो उसकी किसी भी बात पर बुरा नहीं माने, बल्कि वो तो अपने चेहरे पर सख्ती लिए उसे डांटते हुए बोले, कितनी बार तुमसे कहा है कि अगर तुम्हें बाहर की कोई भी परेशानी हो या फिर किसी चीज से चिढ़े हुए हो तो तुम उसकी खुन्नस यहाँ घर आकर नहीं निकालोगे। विरांश ने उन्हें पहले थोड़ी देर घूरा और फिर अपने चेहरे के रिएक्शन नॉर्मल कर एक थकी हुई मुस्कुराहट लिए वो उनके पास जाकर अपने दोनों हाथों को उनके गले के इर्द गिर्द लपेटते हुए बड़े ही शांत तरीके से बोला, सॉरी जिन्नू, पर आप तो जानते हैं ना कि मैं अपने साथ दो पर्सनैलिटीज का काम संभालता हूं, एक तो दुनिया वालों के सामने बिजनेसमैन होने की और दूसरी विरांश की बात पूरी होने से पहले ही विवान अपनी हरकतों से मजबूर एक बार फिर से बीच में कूदते हुए, और दूसरी जिससे दुनिया ही डरती है, लेकिन सच बोलूं तो दूसरी वाली मेरी सबसे फेवरेट है। विवान इसी तरह नॉनस्टॉप बोले जा रहा था कि तभी उसके कंधे पर नयन अपने कंधे से हल्का धक्का देते हुए सामने की ओर देखने का इशारा करने लगा। क्योंकि उसके सामने खड़े मोहन जी अब विवान को बहुत ही बुरी तरह से घूर रहे थे, जो अब विवान भी देख चुका था, तो वो जल्दी से बात को बदलते हुए बोला, अरे मेरा मतलब था कि तुम्हारा जो भी मतलब था मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो विवान को बीच में टोकते हुए थोड़े गुस्से में बोले, और हाँ, तुम लोग जो भी हो या फिर जो भी बुरे काम करते हो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे लिए सिर्फ तुम लोग मेरे बेटे हो और कुछ नहीं, इसलिए तुम लोग यहाँ घर पर ऐसी कोई भी बात नहीं करोगे जो मुझे पसंद नहीं। तीनों एक साथ यस सर, और फिर एक साथ सब मुस्कुरा दिए। मोहन जी के वहां से जाने के बाद नयन विवान के पेट में मुक्का मारते हुए डफर किया, जरूरत थी उनके सामने ऐसी बातें करने की, जबकि तुझे पता है ना कि उन्हें हमारा ये काम पसंद नहीं है। विवान बेचारा अपने पेट में हाथ रखकर उसे सहलाते हुए, लेकिन ये जिन्नू ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं जैसे कि हम उन्हें कुछ नया बता रहे हैं, वो तो हमें बचपन से ही जानते हैं। हाँ जानते, इसलिए लिए तो वो नहीं चाहते कि हम इस काली दुनिया के बीच रहे। इस बार विरांश की आवाज में गंभीरता थी, जिसे दोनों समझते हुए उसके पास गए। उन्होंने हमें बचपन से ही संभाला है, जिस वक्त हमें सही और गलत बताने वाला अपना कोई भी नहीं था, उस वक्त इन्होंने ही हमारे सर पर हाथ रखा था। वो तो हमेशा से ही चाहते थे कि हम ये सारे गलत काम छोड़ दें, लेकिन मुझे पता था कि अगर इस जालिम दुनिया के बीच रहना है तो सबसे पहले इनके अंदर अपना डर पैदा करना होगा, तभी जाकर तुम इस दुनिया में आराम से रह सकोगे। लेकिन यार, तूने फिर भी जिन्नू की बात मानकर साइड बिजनेस शुरू किया था ना, नयन उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। और देख ना, धीरे धीरे आज हम बिजनेस की दुनिया में भी नंबर 1 पोजीशन पे है। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सीढ़ियों से उतरती हुई काव्या की आवाज आई, मुझे तुम लोगों में से किसी का फोन चाहिए। जब उन लोगों ने अपनी अपनी बातों से ध्यान हटाकर काव्या पर नजर डाली तो जैसे मानो कि वहां का माहौल ही बदल गया हो। उन तीनों के होते हुए भी उन लोगों में से वहां कोई भी नहीं खुद को महसूस कर रहा था। जहां इतनी देर पहले वो लोग इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, तो अब जैसे उनके होठों पर सिर्फ चुप्पी की लकीर खिंच चुकी थी, जो शायद काव्या को देखने की वजह से हुई थी। व्हाइट कलर की अनारकली फ्रॉक और उसके साथ रेड दुपट्टा, जो फिलहाल उसके गले से ज्यादा हाथों में लिपटा हुआ था, गीले बाल जिसमें पानी की बूंदें टपक रही थी। शायद वो अभी अभी नहा कर आई थी। अभी नहाने की वजह से उसने कोई भी मेकअप नहीं किया था, लेकिन वो इस तरह भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखने के बाद विवान के मुंह से सिर्फ वाव ही निकला। वैसे ये सेम हाल नयन का और विरांश का भी था, जिसे वो बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किए थे। तभी विवान नयन और विरांश के बीच में आकर धीरे से किया, इसके चेहरे पर सिर्फ आज सच में इतनी मासूमियत झलक रही है, या फिर 19 की होने की वजह से ऐसा है। तभी नयन खोए हुए अंदाज में शायद, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे बड़े ही गौर से देखे जा रहा है। उसे पता था कि ये कौन है, फिर भी उसने उसे इग्नोर कर वो बस काव्या को ही देखता रहा। तभी काव्या सीढ़ियों से उतरकर उन लोगों के सामने खड़े होकर रूडली तरीके से बोली, मुझे तुम लोगों में से कोई अपना फोन दो, मुझे अपने घर में बात करनी है। अब जैसे मानो कि सब अपने अपने होश में आए, तो विरांश अपनी आईब्रो उचकाते हुए, फोन किस लिए? देखने के लिए वो फेक स्माइल कर चिढ़कर बोली, किया और नहीं तो किया, मैंने कभी फोन नहीं देखा ना, बस इसलिए तुम लोगों से लेकर उसे देखना चाहती हूँ। विरांश काव्या को घूरते हुए, बकवास बंद करो, और ये किया हाल बनाकर रखा है, तुम्हें कपड़े भी पहनने का तरीका नहीं आता तो तुम कॉलेज में फिर करने किया जाती हो, और ये किया है। वो उसके दुपट्टे को उसके हाथों से निकाल उसके गले में लपेटते हुए बोला, जिसे काव्या अपने हाथों से संभाले हुए थी। ओ हेलो, कॉलेज में मुझे ये सब नहीं सिखाया जाता कि तुम्हें किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए और किस तरह से नहीं, और वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो अपने दुपट्टे को गले में बार बार फंसाते हुए बोली, जो फिर भी काव्या के संभालने पर फिसल रहा था। अगर तुम उस रात किचन में मेरी बात सुन लेते तो आज मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अगर तुम्हें मेरे लिए कपड़े लाने थे तो एक बार कम से कम मेरी चॉइस के बारे में तो सुन लेते। विरांश गुस्से से काव्या पर भड़कते हुए, हाँ तो लाया था ना मैं हर तरह के कपड़े तुम्हारे लिए, तो तुम कुछ और पहन लेती, जरूरी नहीं था कि तुम यही पहनती। विरांश को खुद पर इतना भड़कते देख वो भी चीखते हुए बोली, और किया पहन लेती मैं वो छोटे छोटे चिथड़े जिसे मैं अपने घर पर नेपकिन की तरह यूज करती हूँ। और तुम्हें सच में लगा था कि मैं उस तरह की ड्रेस भी पहनती होंगी। लेकिन जो भी हो, इससे एक बात तो समझ में आ गई कि तुम्हारी पसंद बिल्कुल तुम्हारी तरह ही घटिया है। काव्या अपने दोनों हाथों को फोल्डकर विरांश की तरफ आईब्रो उचकाते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोले ही जा रही थी, तो वही विरांश विवान की तरफ देख उसे अपनी गुस्सैल आंखों से घूरे जा रहा था। विवान बेचारा अपनी नजरें नीचे किए बस अपने ऊपर आने वाले तूफान से बचने की दुआ कर रहा था। उसे पता था कि काव्या के वहां से जाने के बाद उसका ही नंबर आएगा, इसलिए वो नहीं चाहता था कि काव्या और विरांश की बहस अभी इतनी जल्दी खत्म हो। तो वो बीच में कूदते हुए आग लगाते हुए बोला, ओ नो, तुम्हारे साथ किचन में इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को बताया तक नहीं। उसके कंधे को थपथपाते हुए, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल।
तभी काव्या उसके हाथ को झटकते हुए, मैं कितनी स्ट्रांग हूं, आई थिंक तुमसे ज्यादा कौन ही जानता होगा। विवान अपने ख्यालों में खोए हुए फिर से वो सब सोचने लगा जिसमें काव्या ने फार्म हाउस पर उसकी डंडे से पिटाई की थी। सब याद आते ही वो उचकते हुए उससे दूर हटकर नयन के पास खड़ा हो गया। नयन ने उसे तिरछी नजरों से घूरा और फिर अपनी नजरें घुमाकर वो विरांश और काव्या को देखने लगा। देखो, मैं तुमसे फिर कह रही हूं कि मैं इन कपड़ों में खुद को नहीं संभाल पा रही हूं और न ही मैं उन कपड़ों में खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सकती हूं। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे ही शॉपिंग पर ले चलो, मैं अपने हिसाब से कपड़े ले लूंगी। विरांश तो काव्या को एक ही तक देखे जा रहा था, मतलब कि इस लड़की को लगता है कि वो जो चाहेगी उसे वो सब मिलेगा ही मिलेगा। और इस बात से अब विरांश को चिढ़ होने लगी, तो वो आगे बढ़कर उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप कराते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि तुम जो भी फरमाइश करोगी वो पूरी होगी? काव्या को इतना चुप देख वो उसे आंखों से इशारा करते हुए कुछ बोलने को कहता है। विरांश को काव्या के इतने करीब होते देख विवान और नयन भी अपनी आंखें बड़ी कर चुके थे। लेकिन काव्या तो इस हालत में थी ही नहीं कि वो अभी विरांश के किसी भी सवाल का जवाब दे पाती। वो तो अपने होठों पर उसके एक टच से ही मानो जैसे अंदर तक फ्रीज हो गई हो। वो बिल्कुल चुप अपनी आंखें बड़ी किए बस उसे ही देखे जा रही थी। लेकिन विरांश के इशारे को समझ वो अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए उसकी उंगली की तरफ इशारा करने लगी। विरांश जल्दी से उससे दूर होकर, किया है बोलो, वो में हकलाते हुए में कह रही थी कि ये कपड़े इतने भी बुरे नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन विरांश का टच काव्या को अंदर ही अंदर कुछ फील करने पर मजबूर कर रहा था जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए वो बिना देरी किए ही वहां से भागकर ऊपर की ओर अपने रूम में चली गई। काव्या के वहां से जाने के बाद हॉल में एक लंबी शांति को भंग करते हुए विवान जोर से हंसने लगा, बिना ये सोचे कि आगे अब उसका ही नंबर लगा हुआ है। देखा ना तुम लोगों ने कैसे डर की वजह से वो हकलाने लगी थी, मतलब जो लड़की अभी कुछ ही देर पहले हमारे सामने शेरनी बनकर दहाड़ रही थी वो कैसे विरांश से डरकर भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाते हुए भाग गई। विवान अपने पेट को पकड़े पागलों की तरह हंसे ही जा रहा था। नयन ने उसे इस तरह बेवकूफों की तरह हंसते देख मन में बोला, बेचारा इसे किया पता कि कुछ ही देर के बाद ये हंसने के किया मुस्कुराने के लायक भी नहीं रहेगा। वो अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए अपने रूम में चला गया। लेकिन विवान को कहां इस बात का होश था, वो तो बस काव्या का मजाक बनाए ही जा रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कंधों पर भारी भरकम हथौड़ा रख दिया हो। शायद वो इस भारी चीज को जानता था, इसलिए अब उसकी हंसी धीरे धीरे डर में बदल गई। विवान जब तक कुछ सोचता कि विरांश ने उसे झटके से पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए उसके मुंह में एक मुक्का जड़ दिया। किया कहा था तूने कि उसे ये कपड़े पसंद आएंगे, लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। वो जैसे ही उसे दोबारा मारने के लिए बढ़ा कि विवान जल्दी से उससे दूर होकर बचने के लिए हॉल में रखे सोफे के दूसरे साइड पे खड़े होते हुए बेचारगी से बोला, अरे यार मैं सच कह रहा हूं, लड़कियां ऐसे ही हॉट ड्रेसेज पहनना पसंद करती है। विरांश उसे पकड़ने के लिए जैसे ही विवान की साइड जाने लगा कि वो जल्दी से भागकर सोफे के दूसरी साइड आ गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड थी वो सब इसी तरह की ड्रेस पहनकर मुझसे मिलने आती थी, तो मुझे लगा कि शायद उसे भी इसी तरह के कपड़े पसंद हो, इसलिए मैंने वो सारे कपड़े मंगवाए थे। लेकिन यार इसमें एक बात बहुत अच्छी हुई कि मुझे ये पता चल गया कि वो मेरी टाइप की बिल्कुल नहीं है, मतलब कि वो मेरी बाकी गर्लफ्रेंड की तरह बिल्कुल भी नहीं है हॉट। किया कहा तूने तो अपनी गर्लफ्रेंड का कंपेयर मेरी बीवी से कर रहा है? किया बीवी? किया तूने उसे अभी अपनी बीवी कहा? विवान अपनी आंखें सिकोड़कर उसे चिढ़ाते हुए, मतलब तू उसे अपनी बीवी मानता है? विरांश अब विवान को छोड़कर उससे नजरें बचाकर वहां से जाने लगा, लेकिन विवान ये मौका कैसे गवा देता। वो जल्दी से सोफे के ऊपर से कूदकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे अरे इतनी भी जल्दी किया है जाने की, जरा मेरे सवालों के जवाब तो देते जाओ। विरांश अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए, को कौन से सवाल? अरे यही कि तूने उसे अभी सच में अपनी बीवी ही कहा था ना? विरांश ने विवान की तरफ देखा कि वो उसकी तरफ तिरछा मुस्कुराकर उसे चिढ़ा रहा है, तो विरांश भी अपने पुराने वाले एटीट्यूड में आकर उसकी तरफ देखकर बोला, ओह तो तुम्हें मेरे मुंह से सच जानना है? विवान जल्दी जल्दी मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए, हाँ हाँ। विरांश ने विवान को इतना खुश होते देखा तो वो भी अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाकर उसे जल्दी से गायब करते हुए उसके मुंह पर एक और पंच जड़ दिया। मिल गया तेरे सवालों के जवाब। शाम का वक्त। काव्या अपने दुपट्टे को संभालते हुए पूरे मेंशन में इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि करने को तो उसके पास कोई काम था ही नहीं और न ही उसका फोन उसके पास था। वो तो पहले से ही विरांश ने उससे छीन लिया था, जिसके लिए उसने विरांश को खूब मन ही मन कोसा भी था। किया करूं मैं यहाँ? ऐसे तो मैं बहुत बोर हो रही हूँ, किया करूं इमम? वो इधर उधर गर्दन घुमाए सोचते हुए अंदाज में खुद से बोली, तभी उसकी नजर सामने खुले दरवाजे पर गई। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? काव्या दरवाजे से बाहर जाते हुए खुश होकर बोली। बाहर जाकर उसने देखा कि मेंशन तो खूबसूरत था ही, लेकिन उस मेंशन का गार्डन भी बहुत अच्छा था। वो गार्डन में मजे से घूमकर वहां के हर एक फूल की खुशबू सूंघते हुए, कितनी अच्छी खुशबू है इन फूलों की, पता नहीं ये इंसान लोगों को किडनैप करके कितने पैसे कमा लेता है, मतलब उसने उन पैसों से कितना प्यारा मेंशन और इतना हसीन गार्डन बना लिया। काश ये सब मेरे ड्रीम बॉय के पास होता, लेकिन कोई न, जब तक मैं यहाँ हूँ इनसे ही काम चला लेती हूँ। काव्या बेफिक्र हो मजे से गार्डन के चारों ओर घूम रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो विरांश के बॉडीगार्ड्स के होते हुए यहाँ से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। तो वही खिड़की से विरांश और नयन के साथ विवान भी काव्या को एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देख रहे थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। रात को सब डिनर करने के लिए टेबल के आसपास बैठे हुए बस विरांश की तरफ देख रहे थे, जो अपने हाथों में चम्मच लिए धीरे धीरे टेबल पर टक टक की आवाज करते हुए शांत मगर थोड़े कड़क लहजे में बोला, कहाँ है वो मोहन जी, जो विरांश की प्लेट पर खाना सर्व कर रहे थे।
वो बड़े ही शांत भाव से बोले, उसने कहा है कि वो नहीं खाएगी, उसे भूख नहीं है। विरांश को कोई जवाब न देते देख मोहन जो थोड़े नाराज होते बोले, देखो विरांश, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुम इस तरह के इंसान बिल्कुल नहीं हो जैसे तुम दूसरों को दिखाते हो। तुमने भले ही उस बच्ची के साथ किसी भी कारण शादी की हो, लेकिन अब सच यही है कि वो अब तुमसे जुड़ चुकी है। मोहन जी को इस तरह काव्या के लिए फिक्र करते देख विरांश उनकी तरफ अपनी गर्दन मोड़ सूनी आंखें लिए हुए, आपको क्या लगता है कि मैं अपने फायदे के लिए उसे दर्द दूंगा, उसे तकलीफ पहुंचाऊंगा? तो आपको बिल्कुल ही ठीक लगता है, क्योंकि मैं उसके लिए भी वही हूं जिसे दुनिया जानती है, जिसके नाम से ये शहर डरता है। लेकिन वी मोहन जी उसे आगे कुछ समझा पाते कि उससे पहले ही विरांश उन्हें रोकते हुए, प्लीज जिन्नू, अब इसके बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन वो जैसे ही कुछ कहने को हुए कि शायद आप यही चाहते हैं कि मैं आज भूखा ही सो जाऊं, वो भी उन्हें सीधे सपाट तरीके से टोकते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे कभी भी मेरे होते हुए भूखे पेट सोए। तो फिर इंतजार किस बात का? इस बार विवान अपने पेट के इर्द गिर्द हाथ घुमाते हुए अपने चेहरे पर बड़ी सी मासूमियत लिए मोहन जी से अपनी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, जिसे देख मोहन जी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए, हाँ लेकिन तब जब सबके साथ काव्या भी होगी, जिसे अभी अभी विरांश ही खाने के लिए लेने जाएगा। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मोहन जी ने जब विरांश को आंखें बड़ी कर अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो भी अपनी आवाज में थोड़ा गुस्सा जाहिर कर उसे ऑर्डर देने के लहजे में उसकी तरफ देखकर बोले, उसे लेने तो तुम ही जाओगे, मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर उसे भूख होगी तो आकर खा लेगी, अदरवाइज किसी को उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, लेकिन एक बात तुम मेरी भी सुन लो, अगर आज उस लड़की को खाने के लिए तुम बुलाने नहीं गए तो किया? विरांश तो जैसे मोहन जी की किसी भी धमकी को सीरियस नहीं ले रहा था। तो फिर आज किसी को भी खाना नहीं मिलेगा? विरांश को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन नयन और विवान अपने चेहरे पर बेबसी लिए एक दूसरे के मुंह तक रहे थे। कुछ देर की शांति को तोड़ते हुए विवान विरांश से रिक्वेस्ट करते हुए, देख भाई, आज तक मैंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में अपने लिए तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तेरे सामने खाने की भीख मांग रहा हूँ। प्लीज जाकर उसे ले आना। अगर बात इस पापी पेट की ना होती तो मैं तुझसे ये काम करने को कभी नहीं कहता। प्लीज मेरे लिए ना सही तो कम से कम इस नयन के पेट के लिए ले आ मेरे भाई। विरांश ने मोहन जी की तरफ देखा जो उसे देख मुस्कुरा रहे थे, और यही बात से विरांश चिढ़कर गुस्से से अपनी आंखें भींचते हुए हाथ में पकड़े चम्मच को जोर से टेबल पर पटकते हुए वो वहां से सीधे काव्या को लेने ऊपर चला गया। वो उसे लेने इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसे विवान की नौटंकी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो उसे इसलिए लेने गया था क्योंकि विवान और नयन के साथ साथ उसे भी बहुत जोर की भूख लगी थी, और उसे पता था कि जब तक वो काव्या को लेने नहीं जाएगा उसके प्यारे और जिद्दी जिन्नू उन्हें खाना किया एक गिलास पानी तक नहीं पीने देंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे काव्या को लेने जाना पड़ा। उसके जाने के बाद विवान नयन की तरफ झुकते हुए धीरे से उसके कान में बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, तुझे उस लड़की के लिए डर क्यों लग रहा है? नयन ने जब सुना तो वो विवान की तरफ आंखें सिकोड़ते हुए, अरे मुझे उसके लिए नहीं बल्कि विरांश के लिए डर लग रहा है। तुझे पता तो है जब मैं एक बार उसे खाना देने गया था तो उसने गुस्से में मेरे साथ किया क्या था? बस जब से मुझे तो उससे अकेले तक मिलने में डर लगता है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है कि अगर इस वक्त वो अपने असली रूप में होंगी तो विरांश के साथ किया ही करेगी। विरांश ने गुस्से में जैसे ही काव्या के कमरे का दरवाजा खोला तो वो अपने सामने उसे खिड़की के पास बैठी अपना सिर टिकाए बाहर की तरफ देखते हुए पाया। उसका पारा तो पहले से हाई था, लेकिन जब उसने उसे वहां इतनी आराम से बैठे देखा तो वो गुस्से से तुनकते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। लेकिन वो जैसे ही काव्या को बुरी तरह से झिंझोड़ता कि एक धीमी मगर ठंडी हवा की लहर उस खिड़की से होते हुए गुजरी जिसने काव्या के चेहरे पर पड़ी वो कुछ बालों की लटें हटा दी, जिससे अब उसका वो मासूम चेहरा साफ दिखाई देने लगा था। विरांश ने जब उसे देखा तो मानो जैसे वो इस वक्त वहां होकर भी नहीं है, वो तो बस उसके चेहरे को देखकर ही कहीं खोसा गया था। उस व्हाइट अनारकली फ्रॉक में सच में ही वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने अभी भी उसके दुपट्टे को अपने हाथों में लपेट के रखा हुआ था, जिसे देख कहीं न कहीं विरांश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। स्टूपिड गर्ल, वो बड़े ही शांत तरीके से खुद में सोचते हुए उसे देखने लगा। लेकिन तभी तेज भूख लगने की वजह से उसके पेट में हो रही उस हलचल ने जैसे विरांश को नींद से जगाया, और वो फिर एक बार अपने चेहरे को सख्त करते हुए जैसे ही काव्या के कंधों को पकड़ता कि उसने देखा कि वो तो वही खिड़की के पास बैठे बैठे सो चुकी है, लेकिन उसकी अभी भी भीगी पलकें साफ बता रही थी कि वो काफी देर से रो रही होगी, जिसकी वजह से उसकी आंखों के नीचे आंसुओं के निशान साफ साफ देख रहे थे। अगली सुबह जब काव्या की आंख खुली तो वो खुद को बेड पर देख चौंकते हुए सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे तो अच्छे से याद था कि कल रात वो खिड़की के पास बैठकर अपने मम्मी पापा को मिस कर रही थी, और वो उन्हें याद करते करते रोकर वही खिड़की के पास ही टेक लगाया सो गई। तो फिर वो यहाँ बेड पे कब आए और उसने खुद को प्रॉपर्ली अच्छे से ब्लैंकेट में कवर भी किया है? शायद मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई है। वो उस बात पे ज्यादा दिमाग ना लगाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। शायद कल रात वो काफी ज्यादा रोई थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, पर वो कर ही किया सकती थी। वो जानती थी कि अगर उसने यहाँ से जाने के बारे में भी सोचा तो विरांश उसके मम्मी पापा को तकलीफ देने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा, और वो अगर अपने घर चली भी गई तो क्या फायदा जब उसके खुद के पेरेंट्स उसे समझ नहीं पाए। वॉशरूम से निकल वो टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए मिरर के सामने जाकर खुद को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। आज उसने डार्क ब्लू धोती सलवार और फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वो बकाये में खूबसूरत के साथ क्यूट भी लग रही थी। वो खुद को ऐसे देख अपने चेहरे पर हल्की फीकी स्माइल लाते हुए खुद से बोली, क्या मैं सच में ऐसी ही थी या फिर यहाँ आकर मैं बदल रही हूँ? नहीं, मैं इन लोगों के साथ रहकर खुद को नहीं बदल सकती। मैं जैसी भी थी उसमें खुश थी। मुझे अपनी जिंदगी या खुद में कोई भी बदलाव नहीं लाने, खासकर अगर वो बदलाव यहाँ इन लोगों के साथ रहकर हो।
कुछ देर बाद वो सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग हॉल में आ गई, जहां आज भी उन तीनों को न देख वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखते हुए सामने से आ रहे मोहन जी को देख वो जल्दी से अपनी फेस पर प्यारी से स्माइल लाकर उनके पास जाते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग विश करने लगी, जिसके बदले में उन्होंने भी काव्या को गुड मॉर्निंग विश किया। अरे बेटा, लगता है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। वैसे तो उन्होंने ये बात काव्या से मजाक करने के तरीके से कहा था, क्योंकि काव्या आज काफी लेट उठी थी, लेकिन उसके पलट काव्या उनकी बातें सुनकर उदास हो गई। किया हुआ बेटा किया, तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी? अगर ऐसा है तो। नहीं जिन्नू, मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगी, बल्कि आपकी बातों से मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। पता है जिन्नू, मेरी मम्मी भी मुझसे यही कहा करती थी जब मैं लेट सोकर उठती थी। मोहन जी ने काव्या को ऐसे उदास होते देखा तो वो उसे उसके ख्यालों से भटकाते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से प्यार से थामकर अपनी तरफ करते हुए, अरे ये किया, इतनी प्यारी बच्ची के चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मेरे होते हुए यहाँ किसी के चेहरे पर भी उदासी आए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा इस दुनिया में आने का क्या ही फायदा हुआ। मोहन जी ने काव्या को ये सब किसी ड्रामा करते हुए बच्चे की तरह कहा था, जिसकी वजह से काव्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और देखते ही देखते वो खिलखिलाकर हंसने लगी। यू आर सो क्यूट जिन्नू, वो हंसते हुए मोहन जी के गालों को पकड़कर हल्के से खींचने लगी। हाँ ये हुई ना बात, ऐसी ही रहा करो, हमेशा हंसते मुस्कुराते, फिर देखना ये उदासी तुम्हारे आसपास भटकने से भी डरेगी। अच्छा जिन्नू किया, अब मुझे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, या फिर मैं हंस हंस कर ही अपना पेट भर लूं? बिल्कुल मिलेगा, वो भी मेरे हाथों का गर्मा गर्म नाश्ता। काव्या अपने सामने टेबल पर अपना मनपसंद नाश्ता देखकर खुशी के मारे उछलते हुए एक ही सांस में बोली, वाह जिन्नू, ये मेरा फेवरेट है। आपको कैसे पता कि मुझे ये खाना पसंद? अब इतनी खूबसूरत लड़की को किया पसंद है और किया नहीं, ये मुझसे बेहतर कौन ही जान सकता है। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी जैसी उम्र में हुआ करता था तो मैं हर एक लड़की की मन की बात यूं चुटकी में पता कर लेता था। और रियली? काव्या को अपनी तरफ आईब्रो सिकोड़ते हुए देख वो थोड़ा हिचकिचा गए और वो बात को संभालते हुए बोले, वो मैं तुम अपने कप केक खाओ ना, देखो बेचारे कब से तुम्हारे अंदर जाने के लिए तड़प रहे हैं। काव्या उनकी इस नौटंकी पर खिलखिलाकर हंसने लगी। अच्छा जिन्नू, वो तीनों तो जा चुके होंगे ना बाहर? मोहन जी उसे रोकने के इरादे से उसकी बात को काटते हुए, वो मैं तुम्हें बताने वाला था कि आज वो तीनों बाहर वो अपनी बात कंप्लीट कर पाते की। काव्या अपने मुंह में कपकेक का बाइट लेते हुए बेफिक्री से बोली, अच्छा हुआ कि वो लोग चले गए, नहीं तो मैं जो यहाँ बैठकर इतना सुकून से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ ना, वो भी मुझे नसीब न होता। पता नहीं आज किसे किडनैप करने के लिए गए हैं। बेटा वो तो मोहन जी ने जैसे ही फिर से उसे रोकना चाहा कि काव्या कपकेक का दूसरा बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में भरकर बोली, अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, किया इन लोगों ने इतना अच्छा घर लोगों को किडनैप करके बनवाया है, या फिर वो कुछ दूसरा काम धंधा भी करते हैं? शक्ल तो तीनों की ही अच्छी है, लेकिन हरकतें बिल्कुल ही किसी छिछोरे टाइप की है। पता नहीं जब इनकी शादी होंगी तो वो बेचारी इन लोगों के साथ कैसे रहेंगी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उस किडनैपर वाली को होंगी। पता नहीं उस बेचारी का क्या ही होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका पति लड़कियों को किडनैप करके पैसे कमाता है। काव्या कुछ और कहती कि तभी पीछे से किसी की आवाज आए, तुम्हें बड़ी फिक्र है उन सब की जो अभी है ही नहीं। काव्या विरांश की आवाज सुन जैसे मानो सदमे में चली गई हो, और मतलब उसने कुछ देर पहले उन लोगों को कितना बुरा भला कहा है। उसके मुंह में कपकेक होने की वजह से उसे घबराहट में जोर का ठसका लगा। मोहन ने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर उसे दिया, जिसे काव्या ने एक ही सांस में अपने अंदर उतार लिया। पानी पीने से अब वो पहले से ठीक थी, लेकिन बेचारी बेबसी से अपनी आंखें भींचते हुए मोहन जी की तरफ अपनी आंखों में लाचारी लिए उनसे मदद की उम्मीद करने लगी। मैं तुम्हें यही बताने वाला था कि वो तीनों आज कहीं नहीं गए हैं, बल्कि वो तो यही घर पर है। मोहन जी ने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि वो काव्या की कोई मदद नहीं कर सकते। अब जो भी करेगा वो विरांश ही करेगा। बड़ी हिम्मत के बाद काव्या अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे पीछे पलटी, लेकिन अपने सामने उन तीनों के देख जैसे उसकी आई हुई हिम्मत भी जवाब देकर चली गई। और होता भी क्यों ना, अगर उस वक्त काव्या की जगह कोई और भी होता तो जिस तरह से वो तीनों उसे घूर रहे थे तो वहां किसी की भी हिम्मत उनके सामने खत्म हो ही जाती। क्योंकि विरांश काव्या को एक तक देख तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा या फिर किसी भी तरह का कोई भी इमोशन नहीं था। लेकिन फिर भी काव्या विरांश को अपनी तरफ इस तरह ऐसे देखते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और वही नैन भी बस अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखे ही जा रहा था। लेकिन विवान तो अपनी आंखों में गुस्से की लाली लिए किसी सांड की तरह अपनी नाक से फुकार छोड़ते हुए काव्या को घूर रहा था। मतलब वो उसके बारे में क्या सोच रही है कि कोई भी लड़की उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगी, बल्कि विवान की तो इतनी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है जो शायद उसे खुद भी याद नहीं होंगी। विवान ने आगे बढ़ जैसे ही उसे कुछ कहना चाहा कि विरांश ने उसके कंधे पे अपना हाथ रख उसे रोक दिया। विरांश विवान को रोककर खुद उसकी तरफ बढ़ने लगा। किया कहा तुमने कि कोई भी लड़की मेरे साथ नहीं रह सकती है ना? विरांश को अपनी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए देख और उसके इस तरह से शांत भाव से पूछने पर वो डर से पीछे खिसकने लगी, लेकिन शायद बदकिस्मती से वो पीछे खिसकते हुए टेबल से टकरा गई। बेबसी से अपनी आंखें भींचते हुए वो अपनी गर्दन नीचे झुकाए बोली, वो मैं बस ऐसे ही कह रही थी, मेरा वो मतलब नहीं था। काव्या की लड़खड़ाती जबान और उसकी आपस में उलझती दोनों हाथों की उंगलियों को देख विरांश अपनी आंखों को मटकाते हुए उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। काव्या अभी भी अपनी गर्दन नीचे किए थी, जिसकी वजह से उसे पता नहीं चला कि विरांश बिल्कुल ठीक उसके सामने खड़ा है। तो फिर क्या मतलब था? अचानक से विरांश की आवाज को अपने इतने करीब से आते हुए उसने जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो वो उसे अपने इतने नजदीक देख कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन डरकर वो टेबल के पास रखी चेयर के ऊपर गिर गई।
काव्या को तो अपनी आंखें बड़ी किए विरांश को ही देखे जा रही थी क्योंकि अब वो उसे अपनी तरफ झुकते हुए देख रही थी। सच में मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें समझाती। काव्या के बाकी के शब्द जब तक निकलते कि विरांश उसकी तरफ झुककर धीरे ही सही लेकिन उसमें भी उसका एक अलग ही अंदाज नजर आ रहा था जिससे काव्या की तो हालत ही खराब हो रही थी। एक तो बेचारी पहले से ही विरांश को अपनी ओर झुके देख घबरा गई थी लेकिन बाकी की कसर तो विरांश ने पूरी कर दी जब उसके कहे शब्द काव्या को सुनाई दिए। आई थिंक तुम बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो ये जाने के लिए कि मेरे साथ कोई कैसे रहेगा। तो ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हें ही एक्सपीरियंस करा दूं कि आगे फ्यूचर में मेरे साथ कोई कैसे रहेगा। पर मैं क्यों? उसने विरांश से हकलाकर अपनी बात रखना तो चाहिए लेकिन जब तक वो आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही विरांश सीधे होकर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को हार्ड करते हुए बोला, क्योंकि बैड लक है तुम्हारा कि फिलहाल के लिए तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें प्रूफ देने के लिए अपने फ्यूचर में आने वाली का वेट नहीं कर सकता। तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुमसे ही काम चला लिया जाए। कल 4 बजे तक तुम और तुम्हारा सामान मुझे रेडी चाहिए। लेकिन क्यों? क्या मैं कहीं जा रही हूं या तुम मुझे मेरे घर वापस भेज रहे हैं? वो उसी तरह अपनी आवाज ऊंची किए विरांश से सवाल किए जा रही थी लेकिन अफसोस कि जब तक काव्या की आवाज तक उसके कानों में पहुंचती कि उससे पहले ही वो वहां से जा चुका था। काव्या ने जब विरांश को खुद पर ऐसे ऑर्डर देकर वहां से जाते देखा तो वो खुद से बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगी। समझता क्या है खुद को कि मैं उसकी इस बचानी धमकी से डर जाऊंगी। शायद मुझे अब इन लोगों को असली काव्या से मिलवाना ही पड़ेगा जो अपने आसपास के मोहल्ले के लोगों का जीना हराम करके रखती थी। बस बहुत ही गई शराफत। अब नहीं, अब तो मैं इन लोगों का वो हाल करूंगी कि ये लोग खुद ही मुझे मेरे घर पर छोड़कर आएंगे। वो इसी तरह न जाने किया कि अब उदाते हुए अपने कमरे में चली गई। अब वहां सिर्फ नयन, विवान और मोहन जी ही बचे थे जो इस ड्रामे को एंजॉय करके देख रहे थे। लेकिन उन दोनों के जाने के बाद विवान अपने और नयन के बीच में खड़े मोहन जी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, बाकी चीजें तो समझ आ रही है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि विरांश काव्या को कल अपने साथ क्यों ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है का क्या मतलब? अरे वो दोनों शादीशुदा है तो साथ घूमने तो जा ही सकते हैं। मोहन जी की बातों को काटते हुए नयन बोला, वो दोनों कोई लव बर्ड्स कपल नहीं है जो अपने हनीमून को मनाने बाहर जाए। अरे वो कहीं भी ले जाए उसे, लेकिन तुम दोनों को क्यों टेंशन हो रही है? अरे टेंशन नहीं हो रही है हमें, पर बात यह है कि कल विरांश गन सप्लाई करने वाली मीटिंग अटेंड करने के लिए इटली जा रहा है लेकिन वो अपने साथ काव्या को क्यों ले जाना चाहता है। विवान की इस बात पर मोहन जी भी थोड़ी टेंशन में आ गए। वैसे तो उन्हें यकीन था कि विरांश चाहे कितने भी गुस्से में हो लेकिन वो उसे फिलहाल अभी तो कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर वो उसे अपने साथ क्यों ले जा रहा है जब वो खुद ही किसी डेंजरस काम के लिए इटली जा रहा है। काव्या अपने कमरे में आराम से सुकून की नींद सोई हुई थी। वो नींद में सपनों की दुनिया में इस कदर खोई हुई थी कि उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि कोई उसके रूम का डोर अनलॉक कर उसके रूम में आया है और ये कोई और नहीं बल्कि विरांश था। जब उसने काव्या को अभी तक सोते देखा तो उसने बेड के पास पानी के भरे जग को उठाकर झटके से सारा पानी काव्या के ऊपर फेंक दिया। कौन है कौन है? अचानक हुए हमले पर काव्या डरकर अपने धड़कते दिल को काबू करते हुए हड़बड़ाकर बेड से उछलकर नीचे फर्श पर आ गिरी। तभी विरांश अपने कड़क लहजे में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे 4 बजे तक रेडी मिलना, तो अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हो? काव्या जो अभी भी आधी अधूरी नींद में अपनी आंखें मसल रही थी लेकिन जब उसने विरांश की आवाज को अपने रूम में सुना तो मानो जैसे उसकी नींद हवा में उड़ गई हो और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले अपने सामने एटीट्यूड से खड़े विरांश को देखने लगी जो अपने चेहरे पर गुस्सा लिए अपने दोनों हाथों को अपनी पॉकेट में डाले उसे घूर रहा था। लेकिन तुमने तो 4 बजे कहा था ना, लेकिन अभी तो सुबह के 4 बजे है और इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो तुम? मैं नहीं, हम जा रहे हैं और अभी ही निकला है हमें, तो जल्दी से उठो और अपना लगेज लो और चलो मेरे साथ। मुझे लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए बिना किसी सवाल जवाब के चुपचाप जो मैं कहूँ वो करो। उठो जल्दी। पहले तो वो विरांश की बातों को गौर से सुनती रही, किया ये पागल आगल तो नहीं है, सुबह के 4 बजे ये मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? वो यही सब सोचते हुए खामोशी के साथ बस विरांश के चेहरे को देखे जा रही थी। लेकिन जब विरांश ने उसे खोया हुआ देखा तो वो और गुस्से में आते हुए उसकी बाजुओं को पकड़ उसे झंझोड़ते हुए जमीन से उठाते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ देखने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं तुम्हें इस तरह पागलों वाली हरकतें करते देखता रहूं। जल्दी से अपना बैग लो और चलो मेरे साथ। काव्या के बाजुओं को छोड़ वो जैसे ही पीछे जाने को मुड़ा कि काव्या की कही बातों पर वो अपने कदम गुस्से से बही रोकते हुए खुद को कंट्रोल करने लगा क्योंकि अब उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। मैंने अभी तक अपने बैग्स पैक नहीं किए, काव्या जल्दी से एक ही सांस में कहकर चुप हो गई क्योंकि अब शायद वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। करीब 10 मिनट होने को आए थे कि काव्या अभी भी अपने वार्डरोब से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। विरांश जो अपने चेहरे पर गुस्सा लिए उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि उसी ने ही काव्या को झंझोड़ते हुए अपना सामान पैक करने के लिए वार्डरोब के अंदर धकेला था। पर अब उसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ उस लड़की का बाहर आने का वेट कर रहा है जिसे उसने सिर्फ 5 मिनट दिए थे रेडी होने के। इसे तो मैं वो जैसे ही गुस्से से वार्डरोब के अंदर दाखिल हुआ कि वो अपने सामने का नजारा देख बुर्राते हुए बोला, व्हाट था हेल। और वहीं दूसरी तरफ काव्या जो अपने दोनों हाथों में अलग अलग ड्रेस लिए उन्हें बड़े ही इत्मीनान के साथ देखे जा रही थी और उसके पैरों के पास ही उसका खाली बैग पड़ा हुआ जो उसे निहार रहा था कि कब ये लड़की मेरे अंदर अपना सामान भरेगी। पर उसके उलट तो जैसे काव्या एक एक कपड़े को ऊपर से नीचे तक जांच पड़ताल करने के बाद ही उसमें डालने वाली थी। विरांश ने जब काव्या को अपना काम इतने सुकून के साथ धीरे धीरे करते देखा तो वो फिर से गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए उसके पास जाकर उसके दोनों कंधों को पकड़ वहीं वॉल से लगाते हुए बोला, मैंने तुमसे किया कहा था। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसका अंदाजा उसके गुस्से से किटकिटाते दांतों से पता लगाया जा सकता था।
गुस्से में होने की वजह से उसे ये भी महसूस नहीं हुआ कि अभी जो उसके सामने लड़की खड़ी हुई है वो उसके मजबूत पकड़ की वजह से हट हो रही है। काव्या की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी, क्योंकि वो अपने सामने गुस्से से तिलमिलाते हुए इंसान को देख सहम जो गई थी और डर की वजह से जो वो अपने हाथों में ड्रेसेस लिए थी वो उसके हाथों से छूटकर वार्डरोब के फर्श पर गिर चुकी थी। मैंने किया कहा था, काव्या को कोई जवाब न देते देख वो एक बार फिर से चीखते हुए बोला। वो पर 5 मिनट में अपने सामान के साथ रेडी होने का को वो इतना ही बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी कि तभी विरांश अपनी आवाज ऊंची करके, तो फिर अब तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? विरांश के इस सवाल पे काव्या के अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई और वो विरांश को एक झटके से खुद से दूर करते हुए बोली, व्हाट यू मीन कि मैं अब तक यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने कपड़े रख रही हूँ? और तुम उसके बाकी के शब्द बाहर निकलने से पहले ही अपने सामने दीवार से टिके विरांश पर पड़ी, जो उसे धक्का देने की वजह से घूर रहा था। जब काव्या ने देखा कि उसने भूल में विरांश को काफी जोर से झटका था, जिसकी वजह से विरांश खुद को संभाल नहीं पाया और वो 2 कदम पीछे हो दीवार से पीठ के बल टकरा गया। ओ सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया। वो उसके कंधों को ऐसे साफ करते हुए बोल रही थी जैसे मानो कि उसे काफी चोट आई है। वैसे तो वो विरांश काव्या पर काफी भड़का हुआ था, लेकिन जब काव्या ने इतने आहिस्ते से उसके कंधों को अपने मुलायम मुलायम हाथों से टच किया तो कहीं न कहीं विरांश को अपने अंदर कुछ अजीब से महसूस हो रहा था। शायद अब उसका गुस्सा भी कम हो रहा था, लेकिन उसने ना जताते हुए काव्या के हाथ को पकड़ अपने कंधों से हटाते हुए वही रुडली तरीके से बोला, अब अगर तुमने मुझे दोबारा से टच भी किया ना तो मैं तुम्हारे हाथों को तोड़कर फेंक दूंगा, यही ना? काव्या विरांश की बात पूरी होने से पहले ही अपने चेहरे पर सहमे हुए भाव लाकर बीच में बोल दी, जिसके बदले में सिर्फ विरांश अपनी आवाज में वही कोल्ड रिएक्शन लाते हुए सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर हम में जवाब दिया। काव्या को जब लगा कि शायद अब विरांश पहले के मुकाबले थोड़ा शांत हो चुका है तो वो मौका देख उसे फुसलाते हुए बोले, तुम बस मुझे 20 मिनट दो, मैं अभी अपने बैग्स रेडी करती हूँ। उसकी कोई जरूरी नहीं, जितना टाइम देना था मैं दे चुका हूँ, अब चलो मेरे साथ। वो बिना उसका जवाब सुने काव्या की कलाई को पकड़ वार्डरोब से बाहर आ गया। कुछ टाइम बाद दोनों एक खुले मैदान के बीचों बीच खड़े हुए थे और उनके चारों ओर विरांश के आदमी अपने हाथों में बड़ी बड़ी गन लिए उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। विरांश तो अभी भी काव्या के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए सामने की ओर देख रहा था और वही काव्या इन सबसे पहले ही चिड़ी हुई अपनी नाक को गुस्से से लाल किए विरांश को घूर रही थी। मतलब कि इस इंसान ने उसे कपड़े चेंज तक करने का मौका नहीं दिया और वो कैसे किसी लड़की को नाइट सूट में बाहर ले जा सकता है, वो ये सब अपने मन में ही सोच रही थी, क्योंकि शायद कुछ वक्त पहले जब उसने उसका गुस्सा देखा था तो वो अंदर से काफी ज्यादा डर चुकी थी और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विरांश को एक बार फिर से अपने ऊपर गुस्सा निकालते हुए देख पाए। और वैसे भी काव्या का गुस्सा होना जायज भी था, क्योंकि विरांश ने उसे नाइट सूट बदलने तक का टाइम नहीं दिया और वो उसे वही क्यूट सी बनी एस फ्लिफी नाइट सूट में ही घसीटता हुए ले आया। सुनो, वो बड़े ही धीरे से विरांश को अपनी एक फिंगर से उसके बही हाथ को टच करते हुए बोली, जिससे अभी भी विरांश ने उसके हाथ को थामा हुआ था। सुनो तो प्लीज। विरांश को कोई रिएक्ट न करते देख वो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए उसके हाथों को इस बार थोड़ा जोर जोर से हिलाते हुए बोली और इस बार की हरकत से विरांश भी अपनी आंखें छोटी करते हुए उसकी तरफ अपनी गर्दन मोड़ उसे देखने लगा। पर काव्या को तो उसका इस तरह देखना भी नगवार गुजरता हुआ महसूस हो रहा था, पर फिर भी वो खुद को शांत करके बड़ी मुश्किल से अपनी बात को अंदर अंदर रिपीट करके, मानो जैसे कि वो एक ही सांस में अपनी बात उसके सामने रखने के लिए प्रिपेयर हो रही हो। वॉट? उसे इतना खामोश देख विरांश अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला। एक तो वो वैसे ही अपनी बातों में खोई हुई थी और ऊपर से विरांश की आवाज में इतनी गुर्राहट थी, वो चौंकते हुए 2 कदम पीछे हट गई। वो मैं किया इन्हीं का कपड़ों में रहूंगी, वो हकलाते हुए एक ही सांस में अपनी बात कह जरूर गई थी, लेकिन अब वो डरकर अपनी आंखें कस के बंद किए चुपचाप खड़ी विरांश के रिएक्शन का वेट कर रही थी। पर उसने जैसा सोचा था विरांश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो बड़े ही आराम से बोला, क्यों किया हुआ? कोई प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? नहीं, क्यों? तुम ही ने तो कहा था कि तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पसंद करती हो, आई थिंक तुम्हें इसमें ज्यादा किया ही कंफर्टेबल मिलेगा। काव्या तो विरांश की बात सुन शॉक्ड हो चुकी थी, मतलब कुछ भी वो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है। देखो, उसने जैसे ही आगे कहना चाहा कि विरांश ने उसकी चिन पकड़ सामने की ओर घुमा दी, जहां एक चॉपर नीचे आ रहा था। शायद वो उन्हीं के लिए था, पर काव्या तो कभी उस चॉपर को देखती जी नीचे जमीन पर लैंड हो रहा तो कहीं विरांश का चेहरा, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था। आज विवान फिर अपनी किसी नई गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद अकेले बीच पर खड़ा पानी में उठ रही छोटी छोटी लहरों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर हमेशा से रहने वाली मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि आज वो काफी ज्यादा शांत और सीरियस होकर खड़ा था। और आज ऐसा क्यों था शायद विवान भी नहीं जानता था, इसीलिए वो खुद को रिलैक्स करने यहाँ चला आया। शाम के वक्त अपने सामने डूबते सूरज को देख विवान अपने सीने पे हाथ रख खुद से बोला, आज इतना बेचैन क्यों हूं मैं, पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। तभी विवान कुछ सोचकर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए अपनी गर्दन ना हिलाकर खुद से बड़बड़ाया, शायद ये पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैं आज अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिलने गया और वहां भी मुझे चैन नहीं ये हो किया रहा है मुझे। काश विरांश यहाँ होता तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, या फिर काव्या उप्स उर्फ भाभी होती तो उनसे लड़ झगड़ कर खुद को शांत कर लेता। वो ये सब सोच काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था, तभी अपने ख्यालों से उठकर एक गहरी सांस लेते हुए वो अपने सामने समंदर की लहरों को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। मुश्किल से कुछ ही मिनट बीते होंगे कि विवान को अपने कानों में किसी लड़की की झगड़ने की आवाज आई, जिसे सुनने में ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बहुत ही ज्यादा नाराज होकर गुस्से में उससे शिकायत कर रही है।
पहले तो विवान ने उस आवाज को इग्नोर किया, ये समझ कि शायद कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से लड़ रही होंगी, लेकिन काफी देर तक जब उस लड़की की आवाज आना बंद नहीं हुई तो उससे भी रहा नहीं गया और वो उसी साइड देखने चल दिया कि कौन है वो बदनसीब इंसान जिसे इस लड़की को झेलना पड़ रहा है। लेकिन जैसे है वो उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचा तो वो अपने सामने खड़ी लड़की को देख थोड़ा शॉक्ड हो गया, क्योंकि इसे तो वो बहुत ही अच्छे से जानता था और ये कोई और नहीं रावी थी, जो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए गुस्से से शिकायत करते हुए चीख रही थी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोलिए, किया आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती या फिर मेरी फ्रेंड की खुशी नहीं देखी जाती? मतलब आप चाहते किया हो? क्यों बार बार हमें एक दूसरे से अलग करने पर तुले हुए हो आप? झगड़ा करना क्या तुम्हारी फेवरेट हॉबी में से एक है? रावी का ध्यान विवान की तरफ नहीं था तो अचानक से बीच में किसी की आवाज से वो थोड़ा हिचकिचा गई, पर जब उसने विवान की तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो वो उसे पहचानते हुए तुमम उसके मुंह से अचानक ही निकला। विवान जो उसके ड्रामे मुस्कुराते हुए देख रहा था, पर जब उसने रावी को इस तरह रिएक्ट करते देखा तो उसके चेहरे पर जो हल्की मुस्कुराहट थी वो और भी बड़ी हो गई। और वही दूसरी तरफ विरांश काव्या को लेकर इटली पहुंच चुका था और वही के बड़े से 5 स्टार होटल के रूम में काव्या के साथ ठहरा हुआ था। काव्या जो अभी भी वही नाइट ड्रेस पहने बेड पर अपने दोनों पैरों की अलथी पलथी मारे अपने सामने खड़े विरांश को गुस्से से घूर रही थी, जो फोन पर किसी से बात करने में बिजी था, पर जब उसने बात करते हुए देखा कि काव्या जो उसे बहुत ही बुरी तरह से घूर रही है तो वो आई कॉल यू बैक कहकर फोन को बीच में ही काट काव्या से बोला, वॉट घूर क्यों रही हो मुझे? विरांश का बस इतना कहना काव्या को अंदर से गुस्सा दिलाने के लिए काफी था और वो बेड पर ही दंदनाते हुए खड़े हो विरांश की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए उससे बोली, सच बोल रही हूं मैं ना तुम्हें जान से मार डालूंगी, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? हालांकि तुम बुरे ही हो, पर इतने ये मुझे अब अच्छे से पता चल चुका है। अब पता चल गया ना, तो अपना मुंह मेरे सामने बंद ही रखना, नहीं तो क्या हाँ किया करोगे तुम? जब देखो यही धमकी देते रहते हो मुझे, बस अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और कौन सी जगह है ये? काव्या ये सब बेड पर उछलते हुए पूछ रही थी, जिसे देख विरांश अपनी आंखें छोटी करते हुए उसके पास जाकर उसकी कलाई को पकड़ बेड पर उसे वापस बैठा दिया। चुपचाप बैठो यहाँ पर। विरांश के गुस्सा करने पर भी काव्या चैन से नहीं बैठी और वो वापस से खड़े होते उसके दोनों कंधों को मजबूती से पकड़कर बोली, नहीं बैठूंगी मैं यहाँ जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि हम इस वक्त कहाँ है। तुम इतनी बेचैन क्यों हो ये जानने के लिए कि हम दोनों इस वक्त कहाँ है? किया ये जगह तुम्हें पसंद नहीं आ रही? विरांश ने ये सब एक अलग ही अंदाज में कहा तो बेचारी काव्या, जिसने अपना जवाब सुनने के लिए विरांश के कंधों पर पकड़ मजबूत की थी, वो अब धीरे धीरे छूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब उसे विरांश की आंखों में या उसके बोलने के अंदाज में कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। शायद यही वजह से काव्या को थोड़ा अजीब महसूस हुआ और वो उसके कंधों पर से जैसे ही अपने हाथ हटा पाती कि विरांश ने बिना देरी किए उसके हाथों के ऊपर अपने हाथ रखते हुए बड़े ही धीरे से बोला, किया हुआ इतना घबरा क्यों रही हो? विरांश ने जब काव्या के माथे पर पसीने की बूंदें छलकती देखी तो उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई, जिसे देख काव्या की तो मानो सांस ही अटक गई हो और जो थोड़ी बहुत सांस बाकी थी वो भी खत्म कर दी। विरांश के एक टच ने जी उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कह रहा था, और वैसे तुम्हें ही तो जानना था ना कि अगर कोई मेरे साथ रहेगी तो उसे कैसा लगेगा। तो अभी तुम बताओ कि तुम्हें मेरे साथ अकेले कैसा फील हो रहा है? काव्या की तो सांस के साथ आवाज भी चली गई थी और वो बड़ी ही मुश्किल से कुछ वर्ड्स निकाल पा रही थी, जिसमें से थे ये वो मैं हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं। कैसा फील हो रहा है तुम्हें मेरे इतने करीब होकर? काव्या ने जब विरांश की बातों पर गौर किया तो उसने सबसे पहले ये महसूस किया कि वाकई में वो दोनों बहुत ही ज्यादा करीब थे और विरांश धीरे धीरे उसके और करीब आता जा रहा था, जिसे देख वो फिर से आग बबूला होकर विरांश को दूर धकेलते हुए बोली, कोशिश भी मत करना मेरे करीब आने की, नहीं तो जान से मार डालूंगी तुम्हें। काव्या के अचानक से ऐसे धक्का देने पर वो भी जैसे होश में आ चुका था, क्योंकि काव्या के करीब होकर मानो जैसे वो भी सब भूल चुका था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि काव्या ने उसे एक बार फिर से धक्का दिया है तो वो खुद को रोक न सका और वो काव्या की तरफ बढ़ उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए गुस्से से चीखते हुए, हाउ डेयर यू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मुझसे उलझा मत करो, नहीं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ किया करूंगा। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे तुम में या तुम्हारी इन बेवकूफ सी हरकतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मैं तुम्हारे करीब आता फिरूंगा। कोशिश तो तुम करना कि कभी गलती से भी तुम मेरे करीब ना हो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इतना कह वो काव्या को वही बेड पर धक्का देते हुए गुस्से से बाहर जाने लगा। लेकिन वो कुछ सोच अपने कदम रोककर काव्या की तरफ बिना मुड़े ही बोला, अभी हम इटली में हैं और जब तक मेरा काम नहीं हो जाता हम यही रहने वाले हैं। और वो अपनी बात खत्म कर वापस से अपने कदम बढ़ाते हुए रूम से बाहर चला गया। और काव्या बेचारी जो अभी भी विरांश के धक्का देने पर बेड पर ही गिरी हुई थी, पर जब उसने सुना कि वो अभी इटली में है तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, नहीं। विवान रावी को इस तरह खुद को पहचानते देख अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर अपने दोनों हाथों को बांधे हुए बोला, बताओ ना, झगड़ा करना क्या ये तुम्हारी फेवरेट हॉबी है? रावी एक तो पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन विवान के अचानक सामने आ जाने से वो और भी ज्यादा भड़क गई। क्या तुम मेरा पीछा करते रहते हो? जब देखो मेरे सामने आकर मेरा मूड खराब कर देते हो। वो अपनी आंखों को छोटी करते हुए विवान की तरफ शक भरी नजरें गड़ाते हुए बोली, जिसे सुन विवान को भी कुछ समझ नहीं आया। सच सच बोलो, तुम ये सब जानबूझ कर रहे हो ना? तुम जानबूझकर मेरा पीछा करते रहते हो? ओ हेलो मिस, अपना दिमाग कम चलाओ और खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। और रही बात पीछा करने की, तो ये सवाल तुम पर भी तो लागू होता है, तो इस हिसाब से पीछा तो तुम भी कर रही हो मेरा, इसीलिए तो मैं जहां होता हूं वहां तुम जरूर मिलती हो। क्या बात है, कहीं तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है?
विवान के इस तरह ओपन फ्लर्ट करते देख रावी चिढ़ गई और वो उसकी तरफ गुस्से से उंगली पॉइंट करते हुए बोली, देखो दिखाओ, मैं रेडी हूं सब देखने के लिए। विवान ने भी बिना देरी किए उसके सवाल का जवाब दिया तो रावी का मुंह देखने लायक बन गया, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा और वो गुस्से का घूंट पीते हुए अपनी आंखों को कस के बंद कर खोलते हुए एक गहरी सांस लेकर विवान से बोली, देखो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, इसलिए तुम जहां से आए थे प्लीज वहां वापस चले जाओ, क्योंकि कि मैं ऑलरेडी किसी के लिए परेशान हूं, तुमसे बहस कर मैं खुद को और ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। इतना कह वो वापस मुड़कर सामने देखने लगी। समंदर की लहरों को देख वो कहीं न कहीं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। विवान को भी महसूस हो गया कि शायद आज मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है, तो उसे भी रावी के लिए थोड़ा बुरा लगा। वैसे तो विवान जब भी उससे मिलता था तो उसे काफी हद तक परेशान करता था, जिसकी वजह से रावी को विवान से चिढ़ हो चुकी थी और विवान को रावी का यूं चिढ़ना पसंद आता था, इसलिए तो वो उसे तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। पर आज उसे रावी की उतरी हुई शक्ल देख समझ आ गया कि वो सच में बहुत परेशान है। अच्छा ठीक है, अब कोई बहस नहीं करूंगा तुमसे, पर ये तो बता ही सकती हो ना कि तुम इतनी परेशान होकर भगवान जी से क्या शिकायत कर रही थी। विवान ने इतने सॉफ्ट तरीके से पूछा तो एक बार को रावी का मन हुआ कि वो अपने दिल का हाल उसे सुना दे, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी जिसे वो जानती तक नहीं। अपने जज्बातों को संभालते हुए वो आना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए धीमी मगर गुस्से से बोली, तुमसे मतलब तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शायद तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास हो, बस इसलिए कह रहा था। विवान की बात सुनकर रावी ने अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़कर अपनी नजरें उसके ऊपर गड़ाते हुए आंखें छोटी करके पूछने लगी, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे पास होगा? इम्मा पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा तो बोल दिया। वो भी अपने दोनों कंधों को उचकाते हुए बेफिक्री से बोला तो रावी उसे और भी ज्यादा घूरने लगी। अरे मजाक कर रहा हूं, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं थी। रावी के एक्सप्रेशन देख वो उसका मूड लाइट करने के लिए हंसते हुए बोला। तो रावी से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस पर गुस्से से भड़कते हुए चीख कर बोली, तुम यहाँ मेरी प्रॉब्लम का मजाक बनाने आए हो ना, इसलिए तो तुम जानबूझकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो ताकि मैं भी तुमसे लड़ने बैठ जाऊं और तुम एक बार फिर से मेरे ऊपर अपनी मर्जी चला सको, जैसे तुमने उस बार उस होटल के वॉशरूम में किया था। तभी विवान को याद आया कि उसने उस दिन वाकई में रावी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया था, लेकिन गलती भी तो उसी की थी ना। मतलब वो कैसे वॉशरूम डोर पर लगे टैग को न देख मेन वॉशरूम में आ गई। पर अच्छी बात तो ये थी कि वहां उस वक्त विवान के अलावा कोई और नहीं था, शायद और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन फिर भी वो उसी की ही तो गलती निकलाने के पीछे पड़ी हुई थी कि वो ही बेशरम और बदतमीज है और न जाने उसे किया कह डाला जो विवान से सहन नहीं हुआ। अरे यार, तुम अभी तक उस बात को याद किए बैठी हो, मैं तो कब का भूल चुका हूँ। रावी ने जब सुना कि विवान तो उस बात को भूल चुका है तो वो उस पर एक बार फिर से चीखी, तुम भूल चुके होंगे पर मैं नहीं, क्योंकि उस दिन तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की थी जिसे भूलना इस जन्म मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रावी को इतना हाइपर देख विवान उसे शांत करने के लिए अपने दोनों हाथों को उसकी तरफ लहराते हुए जल्दी जल्दी बोला, जस्ट रिलैक्स, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी गलती तुम्हारी ही थी उस दिन। अगर तुम ध्यान वो आगे कुछ और बोल पाता कि रावी उसे वहां से जाने के लिए बोल वापस उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़कर सामने देखने लगी। अब विवान भी वहां उसके साथ रहना नहीं चाहता था, जिसके लिए वो जैसे ही वापस मुड़ा कि तभी रावी की रोने की वजह से निकल रही सिसकियों की आवाज सुन उसके कदम वही जम गए और वो चाहकर भी वहां से जा न सका। तभी रावी को महसूस हुआ कि कोई उसकी दूरी साइड आकर खड़ा हुआ है, पर वो उसे पहचान गई, इसलिए उसने उसकी तरफ बिना देखे ही कहना शुरू किया, गए नहीं, अब तक अभी भी कुछ बाकी रह गया है जिसे पूरा करना चाहते हो? रावी के इस सवाल पे विवान ने कोई जवाब नहीं दिया और वो एक गहरी सांस लेकर थोड़े सीरियस लहजे में बोला, सुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम इतना चीख चीख कर शिकायत कर रही थी कि मुझे गलती से सब सुनाई दे गया। तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ, किया पता शायद मैं उसे जानता हूं। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसे जानते होगे? इस बार उसने भी शांति से सवाल किया तो विवान ने एक नजर रावी पर डाली जो अभी भी उसे फुल इग्नोर मारकर सामने देख रही थी। पर रावी के इस सवाल पर विवान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए रावी से कहने लगा, वो क्या है कि मैं इस शहर की आधी से ज्यादा लड़कियों को जानता हूं, क्या पता उन्हीं में से तुम्हारी कोई दोस्त हो। विवान का इस तरह कहना रावी को थोड़ा शॉक कर गया और वो अचानक उसकी तरफ मुड़ते हुए हल्के गुस्से से नाराज होकर बोली, तुम जिस भी लड़कियों को जानते होंगे या फिर जिस तरीके से जानते होंगे, आई एम 100% श्योर कि तुम इन सब में मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे इतना तो समझ आ रहा कि तुम जिन लड़कियों की बात कर रहे हो उनमें से कोई भी मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैं और मेरी दोस्त तुम जैसे लड़कों से कोसों दूर रहते हैं। विवान को रावी का यूं इंसल्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज उसे उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो तो ये जानना चाहता था कि वो कौन है जिसके लिए रावी इतना परेशान है। उसने उसकी बातों पर कोई रिएक्ट न कर एक ठंडी सांस खींची। चलो मान लिया कि मैं तुम्हारी दोस्त को नहीं जानता, पर फिर भी मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या पता मैं उसके बारे में कुछ पता कर लूँ। इतना कह वो बस रावी का चेहरा ताकने लगा कि शायद अब रावी उसे कुछ तो बता दे, पर जब काफी देर तक उसका कोई जवाब नहीं आया तो वो अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए वापस जाने के लिए मुड़ गया। काव्या नाम है उसका। काव्या, विवान के मुंह से बस यही निकला जो कुछ ही कदम चलकर रावी से दूर गया था, पर काव्या का नाम सुनकर उसके पैर आगे नहीं बढ़े और वो बस रावी को देखते हुए उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या नाम बताया तुमने? काव्या, रावी ने उसे एक बार फिर नाम बताया तो वो थोड़ा झुझलाते हुए, पूरा नाम बताओ। पहले तो उसे विवान का इस तरह खुद पर गुस्सा जाहिर करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को साइड रखा और विवान की आंखों में देखते हुए काव्या का नाम लेने लगी।
काव्या ठाकुर। काव्या का पूरा नाम बताने के बाद अब वो बस विवान का चेहरा गौर से देखने लगी कि शायद वो उसका नाम सुन कुछ उसके बारे में बता सके, कुछ जानता हो उसके बारे में। विवान जो काव्या नाम सुन कुछ सोच रहा था, पर रावी की आवाज अपने कानों तक सुनने के बाद वो अपनी सोच को लगाम लगाते हुए अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाकर फुल एटीट्यूड के साथ अपनी पॉकेट से शेड्स निकाल उन्हें आंखों में चढ़ाते हुए वहां से जाने लगा कि तभी रावी उसे पीछे से आवाज देकर उसे रोकते हुए पूछने लगी, अरे इतनी मेहनत करने के बाद मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड का नाम बताया है, कम से कम ये तो बता दो कि तुम उसके बारे में कुछ जानते हो कि नहीं। इस बार विवान रावी के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए नहीं मुड़ा, बल्कि वो तो आगे बढ़े ही जा रहा। होम नेक्चरा कहीं का पहले से ही पता था कि ये मेरे किसी काम का नहीं। तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। अगर मुझे तुम्हारी फ्रेंड मिल गई तो मैं उसे किया बताऊंगा कि किसने मुझे उसके पास भेजा है। तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? रावी ने विवान से कहा। जी अभी भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। नहीं, तुम बस अपना नाम बता दो, बाकी तो मुझे पता चल ही जाएगा। कुछ कहा तुमने? रावी को विवान की बात साफ तरीके से सुनाई नहीं दी तो उसने दोबारा पूछा। कुछ भी नहीं, बस अपना नाम बता दो ताकि मैं तुम्हारी फ्रेंड को यकीन दिला सकूं कि मुझे तुमने भेजा है उसके पास। रावी मेहरा। रावी को इतनी हड़बड़ी से अपना बताते देख विवान मुस्कुरा दिया, लेकिन ये स्माइल रावी नहीं देख सकी और वो उसकी तरफ एक बार भी नहीं मुड़ा और वहां से चला गया। हालांकि रावी ने उसे बहुत आवाजें दी कि वो भी अपना नाम बता दे, पर वो उसकी बात सुने बिना ही वहां से चला गया। इटली में विरांश के रूम से जाने के बाद काव्या अपने सिर को अपने दोनों घुटनों के बीच रख जोर जोर से रोने लगी। अब उसे दूसरे देश आकर अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि वो यहाँ बिल्कुल अकेली है। कम से कम विरांश के घर पर रहने से उसे इस बात की तसल्ली तो थी कि वो अपने घर पर ना सही लेकिन अपने शहर मुंबई में तो है, जहां उसके मम्मी पापा दूर ही सही पर रहते तो है, लेकिन यहाँ तो उसके आसपास किया बल्कि दूर दूर तक उसका कोई अपना नहीं है, ना ही फैमिली और ना ही उसकी फ्रेंड्स। अब उसे सच में डर लगने लगा था कि अगर उसकी किसी भी गलती की वजह से विरांश को गुस्सा आ गया और वो उसे यहीं मारकर भी चला गया तो किसी को किया ही पता चलेगा और ना जाने वो उसे किस तरह टॉर्चर कर परेशान करेगा। वो ये सब सोच सोचकर और भी ज्यादा रोने लगी कि तभी उसे किसी के डोर नॉक करने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर अभी भी रोए जा रही थी। जब काफी देर तक काव्या ने दरवाजा नहीं खोला तो बाहर खड़े शख्स ने खुद ही डोर ओपन कर अंदर आ गया, पर काव्या अभी भी उसी तरह अपनी गर्दन झुकाए रो रो कर गहरी सांस भर रही थी। तभी किसी लड़की की पतली सी पर स्वीट आवाज काव्या के कानों तक पहुंची। हेलो मैम, हाउ आर यू? पर जब उस लड़की ने काव्या को उसकी बात का कोई भी जवाब देते नहीं देखा तो वो थोड़ा उदास हो गई, लेकिन फिर से अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर वो काव्या के नजदीक गई। आर यू ओके मैन? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इस अनजान देश में किसी को इतने प्यार से उसकी फिक्र करते देख काव्या को बहुत ही सुकून पहुंचा रहा था, इसलिए अब उससे भी रहा नहीं गया और वो उसके इस तरह से पूछने पर अपनी गर्दन घुटनों से निकाल सामने देखने लगी। पर अपने सामने 2728 साल की इतनी खूबसूरत लड़की को देख काव्या थोड़ा सा चौंक गई, पर खुद को संभाल वो उसकी तरफ अपनी गीली पलकें झपकाते हुए धीरे से बोली, आप कौन हो? देखने में तो इंडियन लग रही है, क्या आपको भी मेरी तरह जबरदस्ती यहाँ लाया गया है? इतना कह वो चुप हो गई, क्योंकि उसके सामने जो लड़की खड़ी थी अब वो उसे थोड़े कंफ्यूज भरे लुक देकर देखे जा रही थी। काव्या को उसका इस तरह देखना थोड़ा अजीब लग रहा था, शायद ये इसलिए था कि वो काव्या के लिए अनजान थी। उस लड़की ने थोड़ी देर काव्या को देखा, पर कुछ ही पलों के बाद वो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाकर काव्या के पास जाकर बैठ गई और बड़े ही नर्म लहजे में उसके दोनों हाथों को प्यार से पकड़ते हुए बोली, मैं दिखने में इंडियन नहीं हूँ, बल्कि मैं इंडियन ही हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने शादी जरूर एक इटालियन लड़के से की जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और हाँ, मुझे कोई भी जबरदस्ती यहाँ नहीं लाया है, बल्कि मैं तो यहाँ अपनी मर्जी से हूँ, वो भी खुशी खुशी। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हो कि आपको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है? आप तो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए हो ना? विरांश ओबरॉय के साथ बॉयफ्रेंड? काव्या ने शॉक्ड होकर पूछा तो उसके सामने बैठी लेडी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। हाँ, बॉयफ्रेंड तो है वो आपके, क्योंकि आज सुबह से ही पूरे होटल के स्टाफ में यही बातें हो रही है कि इस होटल के ओनर पहली बार किसी लड़की के साथ यहाँ आए हैं। पर आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि वो मेरे बॉयफ्रेंड है? काव्या ने धीरे से कांपती आवाज में कहा तो वो लेडी मुस्कुराने लगी। वो इसलिए क्योंकि आपकी एज देख लग नहीं रहा कि आपकी शादी अभी हुई होगी, और वैसे भी इस एज में अक्सर लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाना पसंद करती है, ना कि हस्बैंड। और जहां तक हम सब जानते हैं इस होटल के ओनर यानी कि विरांश ओबरॉय को शादी जैसे किसी भी रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सब बड़ी ही खुशी से बताती तो जा रही थी, लेकिन उस लेडी को क्या पता कि उसकी बातें सुनकर काव्या के अंदर ज्वालामुखी भड़क रही थी। अगर उसे शादी जैसे किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो उसने उसकी जिंदगी में आकर उसकी लाइफ क्यों बर्बाद कर दी? वो ये सब मन में सोच ही रही थी कि तभी वो लेडी थोड़ा घबराते हुए काव्या से बोली, ओ गॉड, मैं जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो तो करना भूल ही गई। काव्या भी अपने ख्यालों से बाहर आकर, मतलब कौन सा काम? वो किया है ना, मैं इस होटल की मैनेजर हूँ और मुझे विरांश सर ने ऑर्डर दिया था कि उनके जाने के बाद आपका ख्याल में रखूं, और देखिए ना, आपका ख्याल रखने के बजाय मैं भी न जाने किया बकवास किए जा रही थी। वो ये सब इतनी जल्दी और हड़बड़ाते हुए बोली कि उसके इस अंदाज पर काव्या के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल खिल गई। किसने कहा कि आप मेरा ख्याल नहीं रख रही थी? बल्कि आपकी ही वजह से मेरे चेहरे पर जो उदासी थी वो भी कहीं गायब सी हो गई है। ओ अच्छा, ऐसी बात है? उस लेडी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो बदले में काव्या ने भी हंसते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, लेकिन काव्या ने उन्हें ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं की कि वो विरांश की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी वाइफ है।
क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये बात उसके मुंह से पता चले। वैसे भी उसे विरांश से कोई मतलब नहीं था, तो वो क्यों ये सबको ये बात बताती फिरे। अगर किसी को पता भी चलेगी तो भी काव्या को यहाँ के लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चाहे वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझे या फिर वाइफ, दोनों ही कंडीशन में उसे रहना तो विरांश के साथ ही है। करीब आधी रात बीत जाने के बाद जब विरांश कमरे का दरवाजा खोलते हुए रूम में आया तो सबसे पहले उसकी नजर बेड पे सो रही काव्या पर गई, जो बेड के कोने पर सिमटी हुई चादर से खुद को पूरा कवर किए किसी डरे हुए बच्चे की तरह लग रही थी। पर उसे देखकर भी विरांश के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया और वो अपने कदम बढ़ाकर काव्या के पास चलता चला गया। तभी काव्या को नींद में ही किसी की करीबी महसूस हुई कि जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा तो अपने ऊपर विरांश को झुके देख उसकी डर से चीख निकल गई। कि तभी धड़ाम से गिरने की आवाज आई, जो काव्या के बेड से चादर समेत गिरने की थी। आई जोर की लगी गिरने की वजह से काव्या को एहसास हुआ कि वो तो नींद में सपना देख रही थी। धत तेरी की, वो अपने सिर पर तपली मारते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। उसने जैसे ही जमीन से उठना चाहा कि इस बार सच में विरांश को अपने सामने देखकर वो सहम सी गई और वो उठने से पहले ही दोबारा जमीन पर गिर गई। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि विरांश उसे अपनी लाल गुस्सैल आंखों से घूर जो रहा था। काव्या ने जब सपने में विरांश को अपने करीब आते देखा तो वो हड़बड़ाते हुए बेड से नीचे गिर गई, पर जब उसने आंखें खोलकर देखा तो सच में वहां विरांश मौजूद था, जो उसे बड़े ही बेरहमी से घूरे जा रहा था। किया है इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? उसने कोशिश कर हकलाते हुए पूछा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विरांश ने अपनी कड़क आवाज में पूछा तो काव्या डर से थोड़ा पीछे की ओर झुक गई, पर कुछ पलों के बाद उसने खुद को संभाला और विरांश के सवाल का जवाब देने के लिए वो हिम्मत करके खड़ी हुई और अपनी गर्दन को चारों तरफ इधर उधर घुमाकर अपने बालों में उंगलियों को फंसाकर कहने लगी, तुम मुझे जब से यहाँ लाए हो तब से ही मैं इस रूम में हूँ। 1 मिनट किया तुमने मेरे लिए कोई दूसरा रूम बुक किया था? काव्या ने जब विरांश को अपनी तरफ आंखें सिकोड़कर देखते पाया तो उसे लगा कि शायद उसने जल्दबाजी में कुछ गलत कह दिया है, पर वो जल्दी से बात संभालते हुए खुद को सही करते हुए नजरें नीचे कर बोली, मुझे इस तरह मत देखो जैसे कि तुम मेरे लिए दूसरा रूम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे पता चल गया है कि ये होटल तुम्हारा ही है और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पता नहीं मैं डर के मारे किया सोचे जा रही थी। वो तो शुक्र है उस लेडी का जिसने मुझे सब कुछ बताया और समझाया। काव्या के काफी देर तक बकबक करने के बाद भी जब विरांश ने बदले में कुछ नहीं कहा तो उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि जो इंसान एंग्री बर्ड बनने में एक पल नहीं लगाता, आज वो उसकी शिकायतें सुनकर भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो वो अपने सामने खड़े तूफान का हाल जानने के लिए नजरों को धीरे से ऊपर की ओर उठाई, जहां विरांश बेड के दूसरे साइड खड़े होकर अपने दोनों हाथों फोल्ड किए उसे बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले के मुकाबले काफी शांत था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम इस रूम में क्या कर रही हो, मुझे तो ये जानना है कि तुम अभी भी इस बेड के ऊपर क्या कर रही हो? विरांश ने पूछा तो बड़े ही शांत तरीके से था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों काव्या को उसकी आवाज में वही गुर्राहट नजर आ रही थी जो उसने उसकी आंखों में देखी थी। किया मतलब अगर मैं यहाँ नहीं सोऊंगी? तो वो अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि विरांश की पकड़ अपने हाथों पर महसूस कर आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि विरांश उसे खींचकर उसी कमरे में बने छोटे से स्टोर रूम की तरफ ले जा रहा था, जिसे देख काव्या उसके हाथों को जोर से हिलाते हुए चीखने लगी, तुम पागल, अगर तुमने इसके आगे कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसकी बात को बीच में काटकर उसे स्टोर रूम के अंदर धकेलते हुए बोला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक तो पहले से ही मुझे परेशान करके रखा हुआ है, पर अब तो तुम मुझे टॉर्चर करने पे तुले हुए हो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे तो मुझे जाने क्यों नहीं देते? काव्या गुस्से में विरांश से ऊंची आवाज कर बोल तो गई, पर अब विरांश ने जो किया वो उसके लिए काफी भयानक था, क्योंकि विरांश ने काव्या के दोनों कंधों को पकड़ उसे स्टोर रूम के अंदर तक ले जाते हुए वॉल से लगा दिया। मैंने तुम्हारे ऊपर अभी तक कोई टॉर्चर नहीं किया है, पता है क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए एक जरिया हो किसी को बर्बाद करने का, जिसके लिए तुम्हें न चाहकर भी मेरे साथ रहना पड़ेगा, फिर चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। आई डोंट केयर, पर मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही तुम्हें खत्म कर दूं। इसलिए आज के बाद मुझसे भूल में भी ऊंची आवाज करने की भूल मत करना, नहीं तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम खुद ही होंगी। उसने ये सब काव्या की आंखों में देख इतने गुस्से से कहा कि काव्या तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी, क्योंकि वो विरांश को इस तरह रिएक्ट करते देख अंदर से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अगर वो अभी विरांश के सहारे खड़ी हुई ना होती तो वो अभी तक जमीन में बेहोश होकर गिर चुकी होती। पर जब तक उसे होश आया कि अभी अभी उसके साथ किया हुआ कि तब तक विरांश उस स्टोर रूम से निकल बाहर आ चुका था। अगली सुबह काव्या धीरे धीरे अपनी आंखों को मसलते हुए नींद से जागी तो वो खुद को स्टोर रूम में देख फीकी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, पता नहीं मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिसके लिए मुझे ये सब सहना पड़ रहा। उसने एक नजर खुद पर डाली जो अभी भी फर्श पर कुछ पुराने अखबारों को बिछाकर उसके ऊपर ऊपर लेटी हुई थी। चल उठ जा काव्या, नहीं तो उस एंग्री बर्ड को फिर से गुस्सा आ जाएगा, जिसके गुस्से को झेलने की अभी फिलहाल मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं है। काव्या उस छोटे से स्टोर रूम से नींद में अपनी आंखों को बार बार मसलते हुए बाहर निकली, पर अपने सामने का नजारा देख उसके कदम वही जम से गए, क्योंकि उसके सामने विरांश सोफे पर रिलैक्स होकर अपने दोनों पैरों को सोफे के सामने रखी छोटी सी गोल टेबल के ऊपर एक चढ़ाए हुए उन्हें हिला रहा था। और उसके साथ ही उसके चेहरे पर नॉर्मल लोगों की तरह स्माइल थी और वो उसी तरह स्माइल करते हुए काव्या को देख रहा था। लेकिन काव्या को इतना अजीब ये सब देखकर नहीं लग रहा था जितना अजीब उसे ये सोचकर लगा कि ये इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है, जैसे कि कल रात उसने उसके साथ कुछ किया ही नहीं, और कैसे बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा है जैसे मानो कि उसने कुछ किया ही नहीं। अरे तुम अभी तक वहां क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ आकर बैठो, ब्रेकफास्ट अभी आता होगा। काव्या को एक ही जगह बुद्ध बने देख विरांश ने बड़े ही प्यार से कहा तो
काव्या को लगा ये दूसरा झटका जिसकी उसने उम्मीद किया उसके बारे में दूर दूर तक सोचा ही नहीं था, लेकिन ये सच ही था या फिर वो अभी नींद में कोई सपना देख रही है। उसने चेक करने के लिए अपने गाल पर जोर का थप्पड़ मारा जिससे काव्या को दर्द महसूस हुआ, पर उतना तो वो उस दर्द से नहीं घबराई जितना कि उसे ये जान के हुआ कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मतलब सच में वो विरांश ही है, पर क्यों, कैसे, कब, वो इतना अच्छा कब से हो गया। काव्या अपने ख्यालों में गुम ही थी कि तभी दरवाजे पर किसी की नॉक करने की आवाज आई, जिसे सुन काव्या अपनी असल दुनिया में लौटी। कम इन, विरांश ने कहा तो उस होटल का एक आदमी अपने हाथों में फूड सर्विस ट्रॉली लिए अंदर आ गया। अब आओ भी यहाँ देखो, अब तो ब्रेकफास्ट भी आ गया है, अब जल्दी से ये सब खत्म करो, फिर मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। लेकर जाना है, पर कहाँ, काव्या ने थोड़ा चौंक कर पूछा तो विरांश ने जैसे ही कुछ कहना चाह की तभी उसकी नजर उस सर्वेंट पर गई जो उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, शायद समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो सर्वेंट इटालियन था और उसे हिंदी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को हिंदी लैंग्वेज में बात करते देख उन्हें बड़े ही गौर से सुन रहा था। विरांश ने गुस्से से उस सर्वेंट को इटालियन लैंग्वेज में रूम से बाहर जाने को कहा, जिसे सुन वो आदमी बिना देर किए डरकर वहां से भाग गया क्योंकि था तो वो उस होटल का सर्वेंट ही और विरांश वहां का मालिक, और अगर उसकी वजह से विरांश को गुस्सा आ जाता तो उसकी नौकरी तो जाती ही जाती, लेकिन हो सकता था कि वो उसे जान से भी मार देता। विरांश अपने चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से चेंज कर काव्या की तरफ देखते हुए, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने किया कहा। इस बार उसकी आवाज में उसका वही पुराना एटीट्यूड नजर आ रहा था जिसे भांपते हुए काव्या ने बिना देरी किए अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। गुड गर्ल, अब बैठो और जल्दी से ये सब फिनिश करो। काव्या उसके इस तरह अचानक बदलते रिएक्शन देखकर कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर ये इंसान करना किया चाहता है। अब मैंने किया जिसकी वजह से तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? आखिरकार उसने हिम्मत कर विरांश से पूछ ही लिया, जिस पर विरांश ने कोई भी हरकत न कर सिर्फ चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए टेबल पर प्लेट्स लगाने लगा। किया, मैं जान सकती हूँ कि कल रात मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी करने के बाद भी तुम इतने नॉर्मल कैसे हो? उफ, कितना बोलती हो तुम। वो उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप कराते हुए बोला, पता है तुम्हें मुझे तुम्हारी यही बात बिल्कुल नहीं पसंद थी, तुम मेरे सामने इतना बोलती हो। विरांश ने देखा कि काव्या उसे अभी भी घूर रही है तो वो अपने हाथ को उसके मुंह से हटाते हुए हल्की मुस्कुराहट लिए उससे बोला, तुम मुझे जितना बुरा समझ रही हो ना मैं उतना भी बुरा नहीं हूं। हाँ सही कहा तुमने, तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं सोच रही हूं, बल्कि तुम तो मेरी सोच से भी बुरे हो। इतना नाराज हो मुझसे? विरांश का इतना कहना कि काव्या को अंदर तक दहकाने के लिए काफी था। नाराज वो भी तुमसे हो? कौन तुम मेरे जिससे मैं नाराज हो सकूं? मैं तुमसे नफरत करती हूं, सिर्फ नफरत, और वो भी इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। ना, मेरी नजर में ये नफरत नहीं है, क्योंकि असली नफरत तो तुम्हें जब होगी जब मैं तुम्हारे जरिए अपना काम करूंगा, एंड ट्रस्ट में उस दिन तुम मुझसे इतनी नफरत करोगी जिसकी कोई हद नहीं। ये सब कहते हुए विरांश के चेहरे पर कोई गुस्सा या कोई शिकन तक नहीं थी, वो तो इतने आराम से काव्या को समझा रहा था जैसे कि कोई किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहा हो। और यही बात काव्या को सहन नहीं हो रही। अब कहाँ ले जाने वाले हो? उसने आगे बहस ना करके रूखे स्वर में पूछा तो विरांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई जिसे काव्या ने भी देखकर नजरअंदाज कर दिया। वो तो तुम्हें वहां जाने के बाद ही पता चलेगा, तब तक तुम ब्रेकफास्ट कर लो। काव्या ने विरांश को इग्नोर कर जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाया कि तभी विरांश उसे बीच में टोकते हुए बोला, किया तुम्हें ऐसा खाना ज्यादा पसंद है? उसने देखा कि विरांश की नजर उसे ऊपर से नीचे तक एक्सप्लोर कर रही है तो वो उसकी नजरों का पीछा करते हुए खुद को देखने लगी। अभी सो के उठने की वजह से उसकी हालत थोड़ी बिखरी हुई थी, जिसे देख काव्या ने शर्म से आंखों को कस के बंद कर लिया। पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर बाद में ये खा लेना। वो सोफे से उठकर बाहर जाते हुए ही उसकी तरफ बिना देखे ही बोला, और हाँ तुम्हारे आज के कपड़े वॉशरूम में ही है तो उन्हें पहन सकती हो। और वो इतना कह बाहर चला गया। पर काव्या अभी भी अपनी जगह पर बैठी विरांश को बाहर जाते हुए देखकर खुद में सोचने लगी, किया ये मेरी फिक्र कर रहा था, और अगर हाँ तो किया लड़कियों को भी इस टाइम पर ऐसा ही फील होता है जैसा कि मुझे अभी फील हुआ। इटली में इस वक्त विरांश काव्या को लेकर इटली के एक फेमस मॉल के सामने खड़े होकर अपनी पीठ को अपनी गाड़ी से टिकाए हुए काव्या की मुड़ती हुई गर्दन को देख रहा था, जो अपनी गर्दन कभी उस मॉल की तरफ घुमाती तो कभी विरांश की तरफ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? उसने अपनी गर्दन को ऐसी ही इधर उधर घुमाते हुए कहा तो विरांश ने भी बड़े ही आराम से अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर बिल्कुल ही स्वीट बनते हुए बोला, सोच रहा हूं क्यों ना तुम्हारी कब्र का सामान यहीं से ले लूं। किया, काव्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज कर फुल एटीट्यूड से आंखों पर शेड्स लगाकर उसकी कलाई को पकड़ जबरदस्ती खींचते हुए मॉल के अंदर ले जाने लगा। चुपचाप चलो मेरे साथ। अरे पर वो आगे जब तक बोल पाती कि विरांश उसे लेकर मॉल के अंदर एंटर कर चुका था। दूसरी तरफ मुंबई में रावी अपने कॉलेज के पास बनी कैंटीन में गुमसुम बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि तभी उसके और फ्रेंड्स उसे इस तरह बैठे देख उसकी तरफ आ गए। हे रावी, तुझे किया हुआ? इतनी सेट क्यों बैठी हुई है? रावी ने अपनी गर्दन को कैंटीन की टेबल पर पटकते हुए थके थके अल्फाज में कहना शुरू किया, सेट किया? मैं तुम लोगों को सेट लग रही हूं, और अगर हाँ तो मैं सच में दुखी हूं। पर क्यों किया हुआ? तुम ऐसी तो बिल्कुल नहीं हो जो कभी भी उदास रह सके, तो फिर अचानक किया हो गया जो तुम्हारा ये हाल हो गया है? उसके एक फ्रेंड ने पूछा तो रावी अभी भी उसी तरह अपनी गर्दन टेबल पर रखे हुए बोली, मैं वैसी तभी रहती हूँ जब तक मेरी स्ट्रेंथ मेरे साथ होती है, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ चली गई। पता है जब से मेरी जान मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हुई है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कब वापस आएंगी वो।
और हम फिर से पहले जैसी मस्ती करेंगे। अरे रावी, वो ना सही तो हम है ना तेरे साथ किया, हम लोग तेरे दोस्त नहीं है? उसके फ्रेंड्स में से एक लड़की ने पूछा जिसका नाम आस्था था। तो रावी ने कुछ पल के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई और सामने खड़े अपने फ्रेंड्स पर डाली जो उसके सवाल का इंतजार कर रहे। उन्हें इतनी बेसब्री से खड़े देख रावी ने एक बार फिर से अपनी गर्दन झुका ली और गहरी सांस भरते हुए बोली, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि तुम लोग मेरे भी दोस्त हो, लेकिन काव्या काव्या मेरी जान, या फिर ये भी कह सकते हो कि हम दो जिसमें एक जान है जी एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। ओ बस भी कर ये अपनी फिल्मी डायलॉग बोलना, उसके दूसरे फ्रेंड ने उसे चुप कराते हुए कहा जिसका नाम वीर था। पर रावी ने वीर की बातों पर कोई भी जवाब नहीं दिया और वो अभी भी उसी तरह बैठी हुई अपनी आंखों को बंद किए अपनी और काव्या की पुरानी यादें याद करने लगी जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ मजे कर रही थी और लोगों को परेशान करके खिलखिलाते हुए हंस रही थी। और तभी उसकी इसी यादों के बीच उसके फोन की घंटी बजी जिसे रावी इग्नोर कर रही थी। अरे देख भी लेना किसका कॉल है, कब से रिंग पे रिंग आ रही है। आस्था ने उसके फोन पे नजर डाली जिस पर अननोन नंबर था। छोड़ भी उसे कौन सा घर से फोन है, पर हो सकता है ना कोई इमरजेंसी हो, इसलिए कह रही हूँ कि एक बार फोन पिक करके देख ले। रावी का बिल्कुल भी मन नहीं था कॉल को रिसीव करने का, लेकिन जब उसने देखा कि कॉल पे कॉल आए ही जा रही है तो वो चिढ़ते हुए फोन को कान में लगाकर चिढ़कर बोली, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं कृपया वो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो कृपया करके अगले जन्म बात प्रयास करे। मतलब कि अगले जन्म भी तुम मुझसे मिलना चाहती हो? फोन के दूसरी साइड से बड़ी ही सीधी आवाज आए। रावी को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था ऐसे किसी भी जवाब का, ऊपर से उसे ये आवाज कुछ सुनी सुनी सी लग रही थी। कौन उसने दिमाग पे जोर दिया, इतनी जल्दी भूल गई? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी जबान के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उतनी ही तेज चलता होगा। तो वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। अब रावी को उसे पहचानने में बिल्कुल भी देर ना लगी कि उससे इतनी बदतमीजी से बात करने वाला कौन हो सकता है। ओ तो पहचान गई, मतलब याददाश्त काफी स्ट्रांग है तुम्हारी। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि अपने सामने आस्था और वीर को खड़े देख वो चुप हो गई जो उसे इस तरह फोन पर किसी से चीखते हुए बात करते देख उसे मुंह खोले तक रहे थे। रावी ने फोन को कान से हटाकर साइड किया और मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोली, गाइज मुझे ना तुम लोगों को एक बात बतानी थी, मुझे अपनी साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है जिसके लिए मुझे आज जल्दी घर जाना होगा, तो मैं तुम लोगों से कल मिलती हूँ, बाय। वो उन दोनों को हाथ हिलाते हुए जल्दी जल्दी वहां से निकल ली। जब रावी कैंटीन से निकल थोड़ी दूर आई तो वो गुस्से से तिलमिलाते हुए फोन को दोबारा कान पर लगाते हुए विमान पर किसी बिजली की तरह गरजती हुई बोलने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, और तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम उस टाइप के लड़के हो जो लड़कियों के साथ एक ही मुलाकात में उनके पीछे पड़ जाते हैं। रावी को इस तरह खुद पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाते देख विवान भी खुद पर कंट्रोल ना कर सका और वो भी उसे उसकी ही भाषा में समझाते हुए उस पर गरजते हुए बोलने लगा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जैसी नेक्चुरली लड़की से बात करने का। वो तो किसी ने मुझे रोते रोते अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि उसकी फ्रेंड मिसिंग है जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करती है, और मैं पागल उसकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हो गया था। खैर कोई बात नहीं, तो फिर मैं नहीं प्लीज फोन मत काटना, आई एम सॉरी, वो बस में थोड़ी परेशान थी इसलिए तुमसे मिसबिहेव कर गई। रावी को इस तरह रिक्वेस्ट करते देख विवान अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए उसकी थरथराती आवाज को बड़े ही इत्मीनान से सुनने लगा। तो क्या तुम्हें कुछ काव्या के बारे में पता चला? कहाँ है वो, कैसी है, ठीक तो है ना? इतने सारे सवाल एक साथ सुन विवान जल्दी से उसे बीच में ही रोकते हुए, बाकी की जानकारी मैं तुम्हें तुमसे मिलने के बाद दूंगा। रावी मिलना है पर क्यों? ठीक है अगर तुम्हें नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, वैसे भी शायद तुम्हें अपनी फ्रेंड की पड़ी ही नहीं है, तो मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं। चलो ठीक है अब मैं फोन रखता हूं। ठीक है मैं तुमसे मिलने को तैयार हूँ। रावी की बात सुनकर विवान तिरछा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ ही पलों के बाद दोबारा से रावी की बात सुन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और आईब्रो ऊपर तन गई। रावी लेकिन मेरी एक शर्त है कि जगह में डिसाइड करूंगी। काव्या तो अपने सामने का नजारा देख आंखें फाड़कर देख रही थी जिसके सामने अलग अलग तरह की डिजाइनर ड्रेसेस रखी थी। डिड यू लाइक एनी ऑफ दीज मैम? मॉल की एक सेलर गर्ल ने काव्या से पूछा तो वो बस उस सेलर गर्ल का चेहरा एक तक देखने लगी। वो मैं किया, ये सब मेरे लिए है। काव्या ने बिल्कुल स्टूपिडली तरीके से उंगली को अपनी तरफ मोड़ इशारा किया तो वो सेलर गर्ल कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। सॉरी मैम बट आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई मीन हु टोल्ड यू टू ऑल दिस? मेरा मतलब ये सब किसने करने को कहा आपसे? मैंने। काव्या के पीछे से एक मजबूत आवाज आई जिसे सुन वो पीछे मुड़कर देखने लगी जहां विरांश अपने चेहरे पर सारे जहां का एटीट्यूड लिए अपने एक हाथ को अपनी पॉकेट में डाले उसकी ओर चला आ रहा था। ये सब मेरे कहने पर हो रहा है, पर क्यों? बड़ा ऊ उसके इस तरह वे मतलब रिएक्ट करने पर विरांश उसे अपनी आईब्रो सिकोड़ उसे घूरने लगा, जिसे देख काव्या जल्दी से अपनी आवाज को दबाते हुए उसे शांत करने के लिए धीरे से बोली, मेरा मतलब कि तुम मेरे लिए इतने सारे कपड़े क्यों खरीद रहे हो? तुम बस यहाँ इस एक ही ड्रेस में रहना चाहती हो ना? नहीं पर यह सब बहुत ही ज्यादा है, और वैसे भी हम हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रहने वाले है ना? विरांश को शांत देख उसने कंफर्म करने के लिए पूछा तो विरांश ने बदले में उसे चुप कराते हुए उसे घूरने लगा। तुम मेरे साथ यहाँ कब तक रहोगी ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं, इसीलिए अपने दिमाग पे जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है। पर काव्या ने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि विरांश ने वहां सामने रखी ड्रेसेस में से एक ड्रेस उठाकर काव्या के हाथ में थमाते हुए बोला, ये ड्रेस पकड़ो और ट्राई करके आओ ले। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुमसे किया कहा? उसने गुस्से से कहा तो काव्या को मन मारकर उस ड्रेस को ट्राई करने जाना पड़ा।
ये इंसान भी पता नहीं क्या चीज है, मेरे तो समझ से भी बाहर है। काव्या विरांश के बारे में सोचते हुए ट्रायल रूम की तरफ जा रही थी कि उसकी नजर सामने न होकर अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस पे होने की वजह से काव्या अपने सामने से आ रहे इंसान के बारे में पता नहीं चला और तभी धड़ाम की आवाज के साथ एक और आवाज आए। व्हाट था? किसी लड़की की गुस्से से भरी आवाज आई जिसे सुन पहले तो काव्या को लगा कि उसने इस आवाज को कहीं तो सुना है, लेकिन उसकी ये गलत फहमी भी जल्दी दूर हो गई जब उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर अपने सामने शीतल को देखा जो अपना माथा दर्द से रगड़े ही जा रही थी और न जाने इंग्लिश में कौन कौन से अजीबोगरीब गालियां बकते हुए उसने भी सामने देखा। लेकिन जितना बड़ा झटका काव्या को उसे यहाँ देख लगा था उससे कई ज्यादा शॉक शीतल हुई थी। तो उन दोनों के मुंह से एक साथ ही निकला तो दोनों एक दूसरे का मुंह तकने लगी। काव्या जल्दी से नॉर्मल होते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं क्यों काव्या शीतल को यहाँ देख अंदर से खुश हो रही, शायद कोई तो था यहाँ जिसे वो जानती है, भले ही दोनों की बनती ना हो पर दूसरे देश में तो वो उसकी मदद कर ही सकती है। तुम्हें नहीं लगता ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीतल की वही पुरानी घमंड से भरे लुक को देख काव्या के अंदर से एक और आवाज आए। सत्यानाश हो, मतलब ये लड़की अभी तक पुरानी बातों को लेकर मुझसे चिड़ी हुई है। अरे कॉलेज की बातें हम कॉलेज में ही निपटा लेंगे, पर अभी तो मेरी हेल्प कर दे। क्या सोच रही हो कि मैं कौन सा बहाना दूं? बहुत अच्छे से जानती हूं तुम जैसी लड़कियों को जरूर किसी अमीर जादे को फंसाकर यहाँ घूमने आए हो। वैसे यही सेम राय मैं तुम्हारे बारे में भी रखती हूँ। काव्या ने भी पलट जवाब दिया क्योंकि उसे समझ आ गया कि कोई उसकी हेल्प कर न करे, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगी तो इससे अच्छे से पेश आने का भी कोई फायदा नहीं है। यूं शीतल भड़कते हुए जैसे काव्या की तरफ बढ़ने को हुई कि तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आए। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? उस आवाज को सुन शीतल ने पीछे मुड़कर देखा जहां उसके डैड राघव राव खड़े थे। उन्हें देख शीतल के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई, मानो जैसे कि वो जो चाहे अब कर सकती। काव्या ने जब उसे इतना खुश देखा तो उसने भी जरा सी अपनी गर्दन शीतल की साइड से बाहर निकाल ली। शीतल के डैड को देख उसे पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सा कुछ महसूस हुआ, वो किया था जिसे वो खुद ही नहीं पहचान पा रही थी। लेकिन ये इंसान जिसे वो आज पहली बार मिल रही है वो उसे कोई अजनबी सा एहसास नहीं दिला रहा है, जैसे वो उसे जानती हो। काव्या शीतल के डैड को देखकर कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, जैसे मानो कि वो अपने सामने खड़े इंसान को जानती हो। वॉट हैपन स्वीट हॉट? नथिंग इम्पोर्टेंट डैड। शीतल ने एक तिरछी नजर अपने डैड यानी राघव पर डाली जो उसके कंधों पर अपनी एक बाजू रखे बड़े ही प्यार से उससे पूछ रहा था। ये लड़की कौन है शीतल? क्या तुम्हारी कोई दोस्त है? दोस्त? नो वे। उसने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अजीब सा मुंह बनाया तो काव्या की गुस्से से मुठियां कस गई और उसने उन्हें इग्नोर कर जैसे ही वहां से जाना चाहा कि शीतल की बेतुकी बातें सुन उसके कदम फिर से वही रुक गए क्योंकि वो बेतुकी बातें उसके लिए ही कही जा रही थी। आपको पता है डैड, ये वही लड़की है जो कॉलेज में फ्रेशर पार्टी वाले दिन किडनैप हो हुई थी, जिसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, यहाँ तक कि मुझे झूठे केस के चक्कर में पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। लेकिन डैड अब आप खुद ही देख लीजिए इसे, ये कैसे यहाँ घूम फिर रही है। मैं बता रही हूँ ये लड़की बहुत ही चालक है, पक्का जरूर किसी अमीर बाप की औलाद को फंसाकर यहाँ तक आई है, नहीं तो इसकी हैसियत तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं इतनी हैसियत तो रखती ही हूँ। हे शीतल काव्या से हुई अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी कि राघव उसे बीच में रोकते हुए, काम डाउन शीतल, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर डैड में बात करता हूँ इससे। राघव ने शीतल को आंखों से शांत रहने का इशारा किया तो ना चाहते हुए भी वो शांत हो गई। तो हाँ, कहाँ थे हम? उसने इतने आराम से काव्या से सवाल किया कि शीतल से सहन नहीं हुआ। उसके डैड उसके ही दुश्मन से इतना स्वीटली बिहेव क्यों कर रहे हैं, जबकि जज उनकी खुद की बेटी उसे रत्ती भर पसंद नहीं करती। डैड आप ऐसे, मैंने कहा ना मैं बात कर रहा हूँ। इस बार उसके अल्फाज हल्के गुस्से में महसूस हुए तो शीतल ने दोबारा कुछ नहीं कहा और वो बस अपने डैड और उनके सामने खड़ी काव्या को देखने लगी। किस बारे में आपको बात करनी है? जब आपकी बेटी ने मेरे बारे में बुरा भला कहा या फिर तब जब मैंने आपकी इस सो कॉल्ड बिगड़ी औलाद की बेइज्जती की? काव्या के बोलने का आनंद इतना तीखा था कि न चाहते हुए राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन ये मुस्कुराहट नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें और तुम्हारे इस बेफिजूल के एटीट्यूड को देख किसी की याद आ गई। वो इंसान भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा था, बिल्कुल ही तुम्हारी जैसी नाक पे गुस्सा रखना, आंखों में गुस्से से भरी चिंगारी को देखना। आई लाइक्ड। फिलहाल ये बातें साइड रखते हैं। अब राघव के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। जो थोड़ी देर पहले बड़े ही शांत तरीके से काव्या से बात कर रहा था, अब वही अपनी आंखों में उसके लिए नफरत भरे उसे घूर रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कितनी प्रॉब्लम हुई है तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी के चेहरे पर किसी की दी हुई परेशानी की लकीरें तो बिल्कुल नहीं, और वो प्रॉब्लम मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से फेस की जो मुझे बर्दाश्त नहीं। खैर उसके लिए तो मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। पहले ये बताओ कि शीतल ने जो अभी अभी तुम्हारे बारे में कहा किया वो सच है? किया तुम सच में किसी? उसने जानबूझकर अपनी बात बीच में छोड़ दी क्योंकि अब काव्या के चेहरे पर डर, नफरत, गुस्सा सब एक साथ नजर आने लगे थे। देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जितना मैंने अपनी बेटी से तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने अपनी बेटी के मुंह से क्या सुना है ये जानने में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। काव्या जो राघव की इस बेहुदी बात को पूरा होने से पहले ही रोने वाली थी कि तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आई, और आज इस आवाज को सुन काव्या को इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि मानो कि वो अभी पीछे पलटे और भागकर उसके गले लग जाए। भले ही वो उसे पसंद न करती हो, लेकिन अभी उसे जो सहारा चाहिए था वो काम विरांश ने वहां आकर पूरा कर दिया। क्योंकि अब काव्या से वो दोनों एक साथ बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, उसे भी कोई चाहिए था जो उसकी तरफ हो। एक तो वो पहले से ही अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन उन दोनों को एक साथ अपने कैरेक्टर पर उंगली उठाते देख काव्या में अब हिम्मत ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अब उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी।
पर विरांश के अचानक से वहां आ जाने पर जैसे वो खुद के पास किसी अपने को महसूस करने लगी। अब जो आंसू उसकी आंखों से निकलने वाले थे वो विरांश की मौजूदगी पर वापस अंदर चले गए और वो खुद को एक बार फिर से स्ट्रांग करते हुए विरांश की तरफ मुड़ी जो कब का उसके करीब आकर खड़ा हो चुका था। क्या बात है, बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा है कि कौन किसके साथ यहाँ आया है। खैर कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ कि ये मेरे साथ आए है और कुछ जानना है। हम तुम यहाँ किया कर रहे। विरांश को देख राघव की आईब्रो सुकड़ी। मैं यहाँ किया कर रहा हूँ वेल, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो उसी काम के लिए मैं भी यहाँ आया हूँ। आई मीन बिजनेस के सिलसिले से तुम भी तो इसीलिए लिए आए हो ना। विरांश ने गहरी मुस्कुराहट खींचते हुए राघव को देखा जो उसकी मौजूदगी पर कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा था। तुम यहाँ इटली में क्यों हो ये तो समझ आ गया, लेकिन ये लड़की तुम्हारे साथ क्यों है? राघव ने सीरियस सवाल किया तो विरांश धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और वो राघव के करीब जाकर बिना किसी वार्निंग के उसके गले लग गया। विरांश को इस तरह खुद को गले लगाते देख राघव थोड़ा चौंक गया। जो इंसान उससे नफरत किए बिना रह नहीं सकता, आज वो उसे इस तरह सबके सामने अपनी मर्जी से गले लगा रहा है। फिलहाल तो वो ये सब खुद में ही सोच रहा था, लेकिन उसके बाकी के सवाल के जवाब खुद विरांश ने धीरे से उसके कानों में दे दिए और उससे अलग हो गया। अब बस राघव अपने माथे पर बन रही लकीरों को लिए विरांश का चेहरा देख रहा था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। तो अब मैं चलता हूं, वैसे भी मीटिंग में तो मुलाकात होगी ही। उसने नर्म बनते हुए राघव और उसके पीछे खड़ी उसकी बेटी शीतल से मुस्कुराकर कहा। शीतल तो उसके इस अंदाज पर जैसे फिदा ही हो गई हो। कितना हैंडसम है ये, काश एक बार मैं इससे अकेले मिल पाती। वो अपने सामने विरांश और काव्या को देखते हुए अपना निचला होंठ दबाते हुए खुद में सोच रही थी। जो काव्या की कमर में हाथ डाले वहां से जा रहा था, लेकिन शीतल को तो विरांश के आगे काव्या भी नजर नहीं आए। चलो यहां से, राघव ने उसके कलाई पकड़ उसे उसके सपनों की दुनिया से बाहर लाकर जल्दबाजी में वहां से लगभग खींचते हुए बोला। आराम से डैड, पर मैंने अभी तक इस ड्रेस को ट्राई नहीं किया था। काव्या ने विरांश से धीरे से सवाल किया जो अभी भी उसकी कमर को अपने एक हाथ से पकड़े हुए वहां से ले जा रहा था। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो ट्राई करना था वो मैं कर चुका हूं, अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन विरांश की घूरती नजरों को देख अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अब उससे कोई भी सवाल करे और वैसे भी शीतल से मिलने के बाद उसका मूड ऑफ हो ही चुका था, इसलिए उसने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। तुम यही रुकी, मैं अभी आता हूं। और हाँ, अगर भागने की कोशिश की तो विरांश ने उसे वार्निंग टोन में कहा जो अब मॉल के बाहर पार्किंग एरिया में खड़े थे। तुम क्या मुझे किसी गली मोहल्ले में घुमाने के लिए लाए हो? जो अगर तुम नहीं आए तो मैं यहाँ से भागकर अपने घर चली जाऊंगी। काव्या ने टेढ़ा मुंह बनाकर उसे ताना मारा तो विरांश ने गुस्से से उसे घूरना शुरू कर दिया। अब मुझे घूरना बंद करो, नहीं तो मैं सच में यहाँ से भाग जाऊंगी और फिर मेरे बिना करते रहना अपना मकसद पूरा। विरांश का घूरना अभी भी जारी था, लेकिन उसने जल्दी ही काव्या से अपना कंसंट्रेट हटाते हुए अपने फोन को पॉकेट से निकाल किसी से बात करने के लिए वो पार्किंग की दूसरी साइड चला गया। वापस कब आ रहा है? फोन की दूसरी तरफ से नयन ने पूछा तो विरांश चेहरे के एक्सप्रेशन टाइट रखते हुए, नेक्स्ट वीक आ रहा हूं और वहां आकर ही मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। फिलहाल तो जिस काम के लिए यहां आया हूं वो तो कर लूं। लेकिन ये डील उस राघव के हाथों से छीनेगा कैसे? वो मैं काव्या जो अभी भी बेफिक्र खड़े होकर विरांश के आने का वेट कर रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि विरांश उसका नाम जोर जोर से पुकारते हुए उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। काव्या तो पहले उसे इस तरह अपनी तरफ बढ़ते देख डर गई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो उसे अपने हाथों से किसी चीज को करने का इशारा कर रहा है, लेकिन क्या जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। विरांश को जब लगा कि काव्या उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रही है तो वो अपनी स्पीड को और तेज कर जल्दी से उसके पास जा उसकी बाजू को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और दोनों एक साथ ही पार्किंग एरिया की जमीन पर गिर गए। काव्या की चीख के साथ एक और आवाज आई जो उस मॉल की सबसे ऊपरी फ्लोर से गिरा था, धड़ाम। और ये आवाज प्लांट से भरे उस बड़े से पॉट की थी जो अभी अभी काव्या की जान ले सकता था। क्या है यार, कब से देख रहा हूं कि तुम मुझे अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही हो। सुकून से जूस तो पी लेने दो, विवान ने झुंझलाते हुए मुंह से स्ट्रॉ निकालते हुए अपने सामने बैठी रावी से कहा जो उसके बुलाने पर आई तो काव्या के बारे में जानने के लिए थी, लेकिन विवान तो जैसे उसे आज परेशान करने के फुल मूड में था। तुमने मुझे सिर्फ यहाँ अपने खाने का बिल पे करने के लिए बुलाया था, रावी ने उसके आगे से जूस का ग्लास छीनते हुए अपनी तरफ कर तंज भरे लहजे में कहा। काव्या के बारे में तुम्हें क्या पता चला? वो कब बताओगे अपना पेट फटने के बाद? चिल करो यार, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बताता हूं तुम्हें, लेकिन अभी नहीं क्योंकि मुझे अभी कुछ और खाना है। विवान की हरकतों से वो पहले ही बहुत इरिटेट हो चुकी थी, लेकिन जब उसने सुना कि वो काव्या के बारे में बताने से पहले और भी खाना चाहता है तो वो उस पर बरसती हुई बोली, तुम इंसान हो या अनाकोंडा, कब से खाना निगले ही जा रहे हो? मैं यहाँ काव्या के बारे में जानने के लिए तुमसे मिलने आई थी, ना कि तुम्हें इस तरह ठूसते हुए देखने के लिए। उसका इशारा विवान के हाथों में पकड़े पिज्जा के स्लाइस पर था जो वो अभी अभी खाने ही जा रहा था। मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझसे मिलने कैफे आओ, मैं तो तुम्हें किसी दूसरी जगह बुलाने वाला था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था, इसीलिए तुमने ये जगह चुनी। उसने कैफे के चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा जहां और भी लोग बैठे मजे कर रहे थे। हाँ, नहीं है भरोसा मुझे तुम पर, और मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ लंच करने के लिए बुला रही हूँ, पर तुम हो कि जबरदस्ती मेरे पैसों से अपना पेट भरे ही जा रहे हो बिना नॉनस्टॉप के। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, ये लो अपना पिज्जा और ये लो अपना जूस, पर अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बताऊंगा। वो गुस्से से तिलमालते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब रावी की शक्ल बिल्कुल किसी रौंदू बच्चे को तरह हो चुकी थी। इतना खिलाने पिलाने के बाद ये इंसान अब उसे कुछ भी नहीं बताने वाला, वो भी जब
जब उसका बिल उसके सिर पर कभी भी टपक सकता है। सॉरी, प्लीज बैठ जाओ, अब कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम मुझे काव्या के बारे में बता दो। ठीक है। उसने गहरी सांस खींची और दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया, जैसे मानो अब उसका गुस्सा शांत हो गया हो। लेकिन ये बात सिर्फ विवान ही जानता था कि उसका वहां से उठकर जाना और गुस्सा करना सब टेम्पररी था। वो तो बस रावी को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रावी उसे वहां से जाने नहीं देंगी। अब वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बस रावी की उतरी हुई शक्ल देखने लगा और वो एटीट्यूड के साथ अपनी जगह वापस बैठ गया। काव्या के जाने के बाद से ही मानो जैसे मदन जी और मालिनी जी हंसना किया मुस्कुराना तक भूल गए थे। उनकी एक गलती के चक्कर में उनकी काव्या उनसे दूर होकर उस शैतान के पास चली गई। काश वो उस टाइम अपनी बेटी पर यकीन रखते तो शायद काव्या उनके साथ होती। खाना लगा दूं? मदन जी की सोच को तोड़ते हुए मालिनी जी ने बड़ी ही धीमी सी आवाज में पूछा, जो अभी भी अपने कमरे में अकेले बैठे अपनी और काव्या के फोटो देख रहे थे, जिसमें काव्या उनके गले लगे हुए खुलकर हंसते हुए नजर आ रही थी और वहीं मदन जी उसके सिर पर एक हाथ को रखे आशीर्वाद देने के पोज में खड़े मुस्कुरा रहे थे। मालिनी जी उनके करीब बैठते हुए उस फोटो फ्रेम को देख उदासी से बोली, आप फिक्र मत कीजिए, देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हमारी काव्या हमारे पास वापस लौट आएगी और फिर से वो अपनी पुरानी हरकतें कर मुझे हमेशा की तरह परेशान करेगी। कैसे फिक्र न करूं अपनी बच्ची की, आखिर ये सब जो भी हो रहा है इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं ही हूं। काश मैंने अपनी बच्ची की बात सुनी होती तो आज वो हमारे पास हमारी आंखों के सामने होती। मदन जी की आंखें नम होने साथ उनकी आवाज भी भारी होने लगी। आप अपने आप को दोष देना बंद कीजिए, मालिनी ने जल्दी से मदन जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, जो काव्या को याद कर बाहर की ओर लुढ़क आए थे। कैसे दोष न दूं खुद को? मालिनी जी, जिस बाप पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसी बाप ने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं किया जब जब उसे हमारी सख्त जरूरत थी। दर्द में डूबी आंखों से मालिनी जी की तरफ देखकर, आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया होगा? उससे हमने एक बार भी बात करना जरूरी नहीं समझा, बस सीधे उसे ही गलत समझ लिया। ये सब कहते ही मदन जी की तबीयत खराब होने लगी, जिसे देख मालिनी जी घबराते हुए उनके सीने पर अपने हाथों से हल्के हल्के से सहलाते हुए भारी गले से उन्हें चुप कराते हुए कहने लगी, भगवान के लिए बस भी कीजिए, और कितना खुद को इसी तरह कोसते रहेंगे? गलती आखिर आपकी अकेले की नहीं है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं हूं। एक माँ होकर कैसे मैंने अपनी काव्या की आंखों में सच्चाई नहीं देख पाई? पता नहीं किया गुजरी होंगी उस पर जब उसके खुद के माँ बाप ने जरूरत पड़ने पर उसका साथ नहीं दिया। लेकिन देखना, आप सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से आंसू पोंछे और खाना खा लीजिए, क्योंकि आपकी बेटी को आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर आपको दवाई भी तो लेना है। अगर उसे पता चला कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके प्यारे पापा का ख्याल नहीं रखा तो वो मुझसे फिर से शिकायतें करना शुरू कर देंगी। मदन जी मालिनी जी की बातों पर फीका सा मुस्कुरा दिए और वहीं कमरे के बाहर दरवाजे पर रावी खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी, जो आए तो थी उनसे मिलने के लिए, क्योंकि काव्या के जाने के बाद से ही वो हमेशा मालिनी जी और मदन जी के पास आकर उनसे दुनिया जहां की बातें करती थी, उनके दर्द को कम करने के लिए, कुछ वक्त के लिए ही सही। लेकिन रावी की उल्टी सीधी बातों पर वो दोनों मुस्कुरा भी देते थे। पर आज रावी उन्हें इस तरह उदास देख उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। शायद वो खुद भी उनके पास जाकर खुद को रोने से नहीं रोक पाती, इसलिए वो बिना किसी आहट के चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए वापस लौट गई। इटली में रात का समय होटल के रूम में विरांश काव्या के हाथों में आई चोट पर दवाई लगा रहा था, जो उसे मॉल में उसके ऊपर हुए हमले से आई थी। मामूली सी चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। विरांश ने उसके हाथों पर हल्की हल्की फूंक मारते हुए उसे ज्यादा दर्द न हो इस बात का भी ख्याल कर उससे कहा। विरांश का पूरा फोकस काव्या के हाथ पर लगे उस घाव पर था, जिससे उसे पता नहीं चला कि इस वक्त काव्या बस उसका चेहरा ही निहारे जा रही है। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? विरांश को जब काव्या की नजरों की तपिश खुद पर महसूस हुई तो वो अपनी गर्दन उसकी तरफ उठाते हुए बोला, वो मैं कुछ नहीं। वो अपनी नजरों को इधर उधर घुमाते हुए बात बदलने के लिए विरांश से बोली, मुझे भूख लगी है। विरांश ने थोड़ी देर काव्या के चेहरे को देखा और फिर अपने सिर को झटकते हुए उसने किसी को कॉल किया और खाना लाने को कहा। मुझे देखने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, उसके लिए तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा। विरांश ने अपने फोन पे ही नजर गड़ाए हुए काव्या की आंखों की घून को महसूस कर कहा तो काव्या ने सकपका कर जल्दी से नजरों का रुख बदलते हुए अपने सामने टेबल पर रखे हुए खाने को देखने लगी, जो बिल्कुल अभी अभी विरांश के ऑर्डर करने पर आया था। इतना सारा खाना। उसके इस तरह चौंकने पर विरांश ने अपने फोन से हटकर काव्या को देखा, जो अपनी आंख कान नाक मुंह सब फाड़े हुए अपने सामने रखे खाने की डिशेज को घूर रही थी। पर कुछ ही पलों बाद वो मुस्कुराते विरांश की तरफ देखकर, जो उसे अभी भी उसकी हरकतों की वजह से देखे ही जा रहा था, थैंक यू सो मच, ये सब मेरा फेवरेट है। ओह गॉड, कब से इन्हें मैं मिस कर रही थी, और ये कोरियन नूडल्स तो यमी। उसने जैसे ही नूडल्स के बाउल को लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि उसके मुंह से एक दर्द की हल्की से आह निकली। वो अपने हाथ को दर्द से जल्दी जल्दी झटकने लगी, क्योंकि उसने वही हाथ इस्तेमाल किया था जिसमें उसे चोट लगी थी। उसके दर्द का अंदाजा उसके बिगड़ते चेहरे के रिएक्शन से साफ पता लगाया जा सकता था। अब किया हुआ? विरांश ने पूछने पर काव्या ने क्यूट सा फेस बनाते हुए उसे अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो मैं काव्या अपना हाथ विरांश के सामने कर जैसे ही कुछ कहने को हुई तो विरांश उसे बीच में रोकते हुए, तुम्हारा दूसरा हाथ बिल्कुल ठीक है, उसे यूज कर सकती हो। जल्लाद कहीं का हम्मम। विरांश ने उसके फुसफुसाने की आवाज सुनी, जो क्लियर तो नहीं थी, लेकिन उसे फिर भी लगा कि उसके सामने बैठी ये लड़की उसी की ही बुराई कर रही, तो उसने काव्या को गुस्से से घूरा, शायद तुम्हारा मन। काव्या उसकी आंखों में गुस्सा देख झूठी हंसी हंसते में बस खाने ही जा रही थी। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी जब काव्या उल्टे हाथ से खाने का बैलेंस नहीं बना पाई तो झुंझलाकर उसने चम्मच टेबल पर पटक दिया।
नहीं हो रहा है, मुझसे लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। उसने एक गहरी सांस खींचते हुए अपनी जगह से उठना चाहा कि विरांश की हाथों की गर्माहट अपनी कलाई पर महसूस हो। उसने एक नजर विरांश की और देखा जो उसे वही रुड नेचर के चलते उसी एटीट्यूड में बैठने का इशारा कर रहा था। इस बार वो भी बिना किसी बहस, बिना कोई सवाल किए चुपचाप अपनी जगह वापस बैठ गई। काव्या को थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था विरांश का ऐसा करना, लेकिन ये कुछ भी नहीं था उसके सामने जब विरांश ने काव्या के वही टेबल पर जालिम की तरह पटके हुए चम्मच को उठाकर उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। खाओ किया माँ, मतलब क्यों? काव्या तो अब उसे उल्लू की तरह आंखें फाड़ कर देख खुद यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि किया ये सच है, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो उसने अपना हाथ वापस लिया ही था कि काव्या ने बिना पल गवाए उसका हाथ पकड़ आगे खींचते हुए अपने मुंह की तरफ ले जाकर उस स्पून को अपने मुंह में रख लिया। पर इसी के साथ अब विरांश उसे अपनी अजीब निगाहों से देख रहा था जो अपने मुंह में स्पून को रखे हुए अभी भी उसका हाथ पकड़े बैठी थी। धीरे धीरे विरांश भी बिना कोई सवाल किए उसे अपने हाथों से खिलाने लगा, लेकिन इन सब के बीच एक अजीब बात यह थी कि जो लड़की विरांश से नफरत कर हमेशा उससे लड़ती झगड़ती रहती थी, जो उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी, आज वो बस उसे ही अपने एक हाथ को अपने गालों पर टिकाए हुए प्यारी से स्माइल अपने होठों पे सजाकर बड़े ही प्यार से निहार रही थी। विरांश का ध्यान भले ही काव्या पे ना होकर उसे खिलाने पर था, लेकिन उसे काव्या का इस तरह देखना अजीब महसूस जरूर करवा रहा था। शायद इसलिए उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। किया हो तुम यार, आखिर रियलिटी किया है तुम्हारी? वो जो मुझे हमेशा अपने गुस्से से डराता धमकाता रहता है, जो गलती होने पर किसी दानव की तरह मुझ पर भड़क जाता है, जो मुझसे हमेशा कहता रहता है कि मैं सिर्फ उसके लिए उसका मकसद पूरा करने का एक जरिया हूं, जो मुझे हमेशा मारने की धमकी तक देता रहता है, या फिर ये जो आज मेरे सामने इतने खामोशी से बैठकर मुझे अपने हाथों से खाना खिला रहा है, जो इंसान मुझसे कहता रहता है कि उसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी एक चोट ने उसे गलत साबित कर दिया। मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की भी फिक्र नहीं की। हाय, ये मुझे किया हो रहा है, मैं इसे इतना नोटिस क्यों कर रही हूँ? अभी कुछ और भी खाना है तुम्हें? विरांश ने प्लेट से आखिरी बाइट खिलाते हुए काव्या से पूछा, जो अभी भी पागलों की तरह अपनी दुनिया में खोए हुए मुस्कुराए जा रही थी। वॉट? विरांश को जब काव्या का इस तरह खुद को देखना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आखिरकार उसे देखते हुए अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए पूछ ही लिया। किया वॉट? काव्या ने उसके सवाल का जवाब उसी तरह मुस्कुरा कर दिया तो विरांश ने भी अपनी गर्दन नागवारी में उसे देखते हुए हिला दी। तुमसे एक सवाल पूछूं? नहीं, लेकिन मुझे पूछना है क्योंकि बिना सवाल पूछे मुझसे रहा नहीं जाएगा। उसने ऐसे क्यूट बनकर रिएक्ट किया जैसे उसका सवाल सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जब तुम बिना सवाल किए रह नहीं सकती तो मुझसे ये फेक परमिशन लेने की कोशिश क्यों कर रही हो? हाँ, ये भी सही है। वैसे भी कौन सा तुम सवाल पूछने पर मेरा मुंह बंद कर लेते। पर जल्दी ही उसने अपनी जबान दांतों तले दबाकर आगे के शब्द निकलने से रोके, क्योंकि विरांश अब उसे बहुत ही बुरी तरीके से गुस्से से देख रहा था। सॉरी, बस मुंह से फिसल गया। किया पूछना था तुम्हें? काव्या को लगा कि आदत से मजबूर चलने वाली जबान के चलते अब विरांश उस पर बिन मौसम बरसेगा, लेकिन वो तो उसकी सोच के उलट बिल्कुल शांत है। वो मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया था। ठीक है, ये मेडिसिन लेकर सो जाना। विरांश ने काव्या के हाथ को देख अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए वो बस काव्या की तरफ मुड़ा जो अभी भी उसे सोफे पर बैठकर बाहर की ओर जाते देख रही थी। और हाँ, तुम इस बेड पर सो सकती हो। किया, एक मिनट, किया कहा तुमने? किया, मैंने अभी कुछ गलत सुना? वो अपने कान को बार बार थपथपाते हुए, मुझे लग रहा है मेरे कान खराब हो गए। काव्या की इतनी ओवर एक्टिंग को देख विरांश अपनी आंखें सिकोड़ कर बोला, ओके डन, मैंने तुमसे अभी कुछ देर पहले किया कहा, उसे भूल जाओ। इतना कह जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा की काव्या अपनी बेवकूफी पर अपने सिर पर चपत लगाते हुए जल्दी से उसकी तरफ भागकर उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए, नहीं, मुझे फिर से उस छोटे से डिब्बे में नहीं सोना। प्लीज मुझे यहां सोने दो, प्लीज। अपनी आंखें बिल्ली की था निकालते हुए उसने लास्ट बार कहा, प्लीज सोने दो। ठीक है, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। ओके। विरांश काव्या को बेड से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन समझाकर वहां से चला। काव्या बेतुके तरीके से बेड के ऊपर लेटते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी, ये इंसान बड़ा ही अजीब है, मुझे तो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह गुस्से से समझा कर गया है कि काव्या उसी की तरह नकल उतारते हुए बेड गंदा नहीं होना चाहिए, बेड पर उछलना कूदना नहीं है, बेड पर बिछी बेडशीट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, हम खड़ूस कहीं का। पर विरांश की अपने लिए परवाह करते हुए देख उसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कुराहट आ गई। खड़ूस तो है लेकिन प्यारा भी है। अभी उसे गए कुछ ही मिनट हुए हैं कि मैं तो उसे मिस करने लगी, पर क्यों मुझे उसके याद क्यों आ रही है, जबकि मुझे पता है कि वापस आते ही वो मुझ पर बिना कोई गलती किए मेरे ऊपर फिर से फटेगा। जो भी हो, पर आज नींद बहुत ही अच्छी आने वाली है मुझे इस बेड पर। वो अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी किसी के डोर नॉक करने की आवाज आए। ये इतनी जल्दी वापस आ गया, लेकिन अभी गए तो इसे सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और ये वापस भी आ गया। वो अभी भी विरांश के बारे में सोच ही रही थी कि डोर नॉक करने की आवाज और भी तेज हो गई। अरे रुको, आ रही हूँ। काव्या दरवाजा खोल जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखा कि उसके मुंह से शॉक्ड होकर यही निकला, आप यहाँ? एक तो काली रात का पसरा हुआ सन्नाटा, ऊपर से वो जगह भी बिल्कुल सुनसान थी और उसके आसपास वो घना जंगल उस जगह को और भी खतरनाक बना रहा था। और ऐसी ही जगह के बीचों बीच बनी वो पुरानी फैक्ट्री जैसी दिखने वाली इमारत, शायद वो कभी फैक्ट्री ही हुआ करती होगी, लेकिन बाहर से उसकी हुलिया देख कोई भी बता सकता था कि उस फैक्ट्री को बंद हुए काफी अरसा हो चुका होगा, इसलिए शायद वहां कोई आता जाता भी नहीं था। और भला उस बज्जर इलाके में कौन ही आना चाहेगा, और इसी बात का फायदा उठाकर वहां न जाने कितने क्राइम होने लगे जो शायद अभी लोगों से छिपे हुए ही थे।
लेकिन देखते ही देखते उस जगह पर 7-8 काली गाड़ियों ने अपना जमावड़ा जमा लिया, और उनमें से जो लोग उतरे उनकी शक्ल ही बता रही थी कि वो कोई शरीफ या नेक दिल के तो बिल्कुल नहीं है, और उनकी आसपास की वो नेगेटिव वाइब्स उसका किया ही कहना। और सबसे अजीब बात उनमें से ये थी कि उन लोगों ने अभी तक एक दूसरे से कोई बात तक किया, बल्कि एक दूसरे को देखा भी नहीं था। शायद वो जिस काम के लिए यहाँ आए थे उन्हें उसके अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं था। बिना किसी तरफ मुड़े वो सब एक के बाद एक उस उजड़ी फैक्ट्री के अंदर चले गए। उनके जाने के तुरंत ही बाद वहां 2 और कारें ठीक एक दूसरे के सामने आकर रुकी। उन दोनों की फ्लैश लाइट एक दूसरे के ऊपर पड़ रही थी, जिसमें अंदर बैठे इंसान का चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। मुझसे मिलने के बाद इतनी आसानी से तो चैन मिलेगा नहीं, विरांश तिरछा मुस्कुराते हुए अपने सामने वाली कार में बैठे राघव को देख खुद से बोला। कार से उतरने के बाद विरांश ने राघव से न कुछ कहा और न कोई सवाल किया। वो बस अपने चेहरे पर उसे चिढ़ा देने वाली तिरछी स्माइल लिए उसे खामोशी से देखे ही जा रहा था, जो राघव से बर्दाश्त नहीं हो रहा थी। क्या चाहते हो मुझसे, उसने झुंझलाते हुए पूछा तो विरांश के चेहरे की वो मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। ये दुश्मनी तुम सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि इसके अलावा हमारी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। विरांश को अभी भी उसी तरह मुस्कुराते हुए देख गुस्से से उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई, क्योंकि विरांश को देख वो इतना तो समझ गया कि वो जानबूझकर उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन उसने खुद पर काबू रख एक बार फिर कोशिश की। देखो, अगर ये दुश्मनी सिर्फ हमारे बिजनेस से रिलेटेड है तो आई थिंक हमें ये दुश्मनी अभी खत्म कर लेनी चाहिए, और आगे से न तो तुम मेरे कामों में अपनी टांग अड़ाओगे और न ही मैं तुम्हारे किसी काम में दखल अंदाजी करूंगा। अरे अरे, इतना डरने की जरूरत नहीं है मुझसे, विरांश ने बिल्कुल ही शांत रहकर कहा, लेकिन हाँ, उसके चेहरे की रौनक अभी भी बरकरार थी, जो राघव को अब खटकने लगी थी। तो तुम अब मेरे किसी भी काम के बीच नहीं घुसोगे? राघव ने शिकभरी निगाहों से विरांश से कंफर्म करने लिए जैसे उससे दोबारा पूछा। आमाम ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आई वॉन्ट योर डॉटर फॉर 1 नाइट। जान से मार दूंगा अगर इसके आगे कुछ भी कहा, राघव ने गुस्से से उस पर उंगली साधते हुए कहा। तो विरांश उसकी तरफ बढ़ उसका ये हाल देख जोर जोर से हंसने लगा। रिलैक्स में तो मजाक कर रहा था, लेकिन इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी तुम्हारे लिए ये सब कौन सा नया था? तुमने भी न जाने कितनी हसीन रातें अलग अलग बाहों में गुजारी है, फिर चाहे वो मर्जी से हो या जबरदस्ती से। और अगर मैंने अपने लिए तुम्हारी बेटी को चुन भी लिया तो तुम्हारे लिए उसमें कौन से बड़ी बात हो गई? तुम भी तो यही करते आ रहे हो। हद में रहो विरांश। ओवायन ही तो मैं तुम्हें जान से मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचूंगा, और शायद तुम भूल रहे हो कि तुम एक बाप के सामने उसकी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो। बाप? ओहा, तुम तो उसके बाप हो, ये कैसे मैं भूल सकता हूँ, लेकिन क्या वो तुम्हारी ही बेटी है? आई मीन, तुम्हें यकीन तो है ना? विरांश राघव उसे बीच में रोकते हुए दहाड़ा। ओके, मैं तो सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, अब तुम्हारी बेटी के बारे में तुमसे ज्यादा कौन ही जान सकता है। खैर छोड़ो, फिलहाल अभी जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ उसे तो पूरा कर लूँ, जैसे कि तुझे बर्बाद करना। ये कहते हुए विरांश अब अपने पुराने अवतार में वापस आ चुका था। वो उसके साइड से निकलते हुए उसे अपने कंधों से हल्का धक्का देते हुए फैक्ट्री के अंदर जाने लगा। वैसे मॉल वाली हरकत काफी बचकानी थी, नेक्स्ट टाइम कुछ नया ट्राई करना, इतने कह वो उसे आई विंक करते हुए वापस मुड़कर जाने लगा। उस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? राघव ने उसे जाते देखा तो उसके पीछे से सवाल किया, जिस पर विरांश एक बार फिर से अपने कदम रोकते हुए चेहरे पर फिर वही राघव को चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ उसकी तरफ मुड़ा। रिश्ता? हम्म, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तू सिर्फ इतना समझ ले कि तुझे ही बर्बाद करने के लिए मैंने उससे रिश्ता बनाया है, तो आगे से अपना और भी ख्याल रखना। इतना कह वो वापस पलटकर अंदर चला गया, जहां अभी कुछ देर पहले वही 7-8 अजीब से दिखने वाले लोग अंदर गए थे। विरांश के जाने के बाद राघव भी गुस्से से तमतमाता हुआ अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां से गए कि तभी कुछ ही दूरी पर अंधेरे में से एक काली परछाई बाहर आई, जिसका चेहरा उसकी हुडी से ढका हुआ था, लेकिन उसके होठों पर जो हंसी थी वो उन्हें देख नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। उस परछाई ने अपनी हुडी की पॉकेट से अपना फोन निकाल किसी को कॉल कर वहां जल्दी आने को कहा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काव्या अपने सिर पर हाथ रखे घबराहट में रूम के चारों ओर आगे पीछे होते हुए चक्कर काटे जा रही थी, जिसके लिए मैंने भगवान जी से इतनी प्रार्थना की जब आज वो सच होने जा रहा है तो मैं अंदर से खुश क्यों नहीं हूं, जबकि मैं जानती हूं कि अभिषेक जी ही मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हैं, और मैं भी तो अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन जब आज मौका है तो इतनी घबराहट क्यों है? क्यों मेरा जाने का मन नहीं कर रहा? भगवान जी प्लीज कुछ तो मेरे दिमाग में आइडिया दीजिए। पर अभिषेक जी को फोन कर बताया किसने होगा कि मैं यहाँ हूं? निकली में ये बात तो सिर्फ विरांश और उसके दोस्तों और जिन्नू को ही पता थी। आप यहाँ किसी के नॉक करने पर जब काव्या ने दरवाजा खोल अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो अचानक ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, जो शायद उसके सामने खड़े इंसान को कुछ अजीब से लगे, लेकिन उसने ज्यादा गौर ना कर काव्या को बिना कोई इशारा किए उसके गले लिप गया। काव्या के तो होश ही उड़े हुए थे, न तो वो उस इंसान को ठीक से गले लगा पा रही थी और न ही उसे खुद से दूर कर रही थी। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम्हें पता है मैं कितना डरा हुआ था कि उस आदमी ने तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं पहुंचाई, पर तुम्हें ठीक देख मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं काव्या। मैं ठीक हूं अभिषेक जी, काव्या उसे खुद से दूर करते हुए बोली। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपको कैसे पता चला कि विरांश मुझे कहाँ लेकर गया है? काव्या के एक साथ घबराते हुए इतने सवाल सुन अभिषेक उसे शांत कराते हुए उसको होठों के बीच अपनी उंगली रख उसे चुप कराते हुए बोला, शशिश शांत, सब बताता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, तुम्हारे घर, तुम्हारे मम्मी पापा के पास। मम्मी पापा? काव्या से अब बोलते नहीं बन रहा था। उनके बारे में सुन उसकी आंखों में आंसू छलक आए। और रहा तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब, तो काव्या शायद तुम भूल रही हो कि मैं एक
PS ऑफिसर हूं, वो तुम्हें दुनिया के किसी भी छोर में ले जाता, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता। लेकिन इस बार तुम्हें ढूंढने में किसी ने हमारी मदद की जिसके जरिए मैं तुम तक पहुंच पाया। किसने? काव्या ने सवाल किया तो अभिषेक एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, पता नहीं कौन था, किसी का अननोन नंबर से फोन आया था और उसने ही तुम्हारी और विरांश की खबर दी, पर उसने अपना नाम नहीं बताया। और जब हमने उस नंबर को ट्रैक किया तो पता चला कि उसने पब्लिक प्लेस से किसी पीसीओ से बात की थी। पर जो भी था, कम से कम उसके जरिए तुम्हारा पता तो चला। अब तुम जल्द से जल्द अपने घर, अपने परिवार के बीच होगी। काव्या उसे कहीं खोया हुआ देख अभिषेक उसके कंधों पर हाथ रख उसे हल्के से हिलाते हुए बोला, हाँ किया हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें घर जाने की खुशी नहीं है? काव्या के चेहरे पर उदासी देख अभिषेक को थोड़ा अजीब लगा। उसे तो लगा था कि काव्या घर जाने के नाम से खुशी के मारे रो पड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे देख ऐसा कुछ तो लगा ही नहीं। नहीं, मुझे घर जाना है मम्मी पापा के पास। अब काव्या रोते हुए खुद अभिषेक के गले लग गई, क्योंकि उसे सच में अपने घर की बहुत याद आ रही थी। ठीक है, हम जल्दी ही यहाँ से निकलेंगे। जल्दी ही से क्या मतलब है आपका? काव्या आंसुओं से हुई लाल आंखें अभिषेक की तरफ कर बोली। देखो काव्या, उस इंसान से हमें सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि विरांश के आज रात होने वाली इल्लीगल गन सप्लाई की डील के बारे में भी इन्फॉर्म किया था। मतलब? अभिषेक की बात सुन काव्या की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब ये कि मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं बल्कि विरांश ओबराय के काले कारनामों का काला चिट्ठा खोलकर वापस जाऊंगा। भले ही वहां पर उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब मैं उसे रंगे हाथ पकड़कर उसे इंडिया घसीटते हुए ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें यहाँ से ले जाने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? तुम्हें यहाँ कुछ वक्त और ठहरना होगा, बट आई प्रॉमिस मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा। पर अभी क्यों नहीं? काव्या ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, जो वापस जाने के लिए गेट खोल ही रहा था। क्यों की काव्या, तुम्हें अभी यहाँ से ले जाना इम्पॉसिबल है। भले ही विरांश यहाँ नहीं है, लेकिन उसने बाहर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी लगाई हुई है और मैं भी यहाँ बहुत ही मुश्किल से अंदर आया हूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ इस होटल से बाहर गया तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मुझे विरांश को अरेस्ट करना होगा, ना वो होगा और न ही उसकी कोई सिक्योरिटी काम आएंगी। पर प्लीज जब तक तुम्हें कुछ वक्त यहाँ और रहना पड़ेगा। अभिषेक के जाने के बाद काव्या घर जाने के लिए खुश तो थी कि फाइनली वो अपने घर वापस जा रही है। वो अपने परिवार के पास लौट रही है, अपने दोस्तों के पास जिन्हें उसने ना जाने कितनी दफा आंसू बहाकर याद किया था। लेकिन उस खुशी के साथ न जाने क्यों उसे आज अंदर से विरांश से दूर जाने का दुख भी था। पर क्यों जब आज फाइनली वो अपने परिवार के बीच लौट रही है तो खुश होने की बजाय ये दिल इतना उदास क्यों है? क्यों? अभिषेक की बात सुन उसे विरांश की फिक्र हो रही थी। तभी उसके कानों में एक बार फिर से किसी के नॉक करने की आवाज आई और तभी जैसे काव्या की सोच पर फुल स्टॉप लगा, जो कब न जाने अपनी और अभिषेक के बीच हुई बातों के बारे में सोच रही थी। मैम, आपके लिए खाना बाहर। उस होटल में काम करने वालों में से कोई था जो हाथों में फूड ट्रॉली लिए खड़े हुए रिस्पेक्टफुल काव्या को देख रहा था। खाना? काव्या कभी उस फूड ट्रॉली को देखती तो कभी उस ट्रॉली को पकड़े हुए इंसान को। हाँ मैम, वो विरांश सर ने खास तौर पर कहा था कि अगर आप कुछ खाने के लिए नहीं मंगवाती है तो हम आपके पास खाना खुद ले जाए। किया? विरांश ने ऐसा कहा था? यस मैम, सर का ही ऑर्डर था। इतना कह वो काव्या के रूम में खाने से भरी ट्रॉली रख चला गया। पर अब तो काव्या के बेचैनी और बढ़ गई विरांश को लेकर कि आखिर वो किसकी सुने, अपने दिमाग की जो उसे यहाँ से भागकर अपने परिवार के बीच जाने को कह रहा था, या फिर अपने दिल की जो विरांश की फिक्र कर रहा था कि कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। बहुत देर की उलझन के बाद जब काव्या को कुछ समझ नहीं आया तो वो आंखें बंद कर अपने सीने पर हाथ रख अपने धड़कते हुए दिल की धड़कन को गौर से महसूस करने लगी। विवान अपने हाथों की उंगली में कार की चाबी को फंसा उसे घुमाते हुए अपने होठों को गोल कर सीटी बजाते हुए मेंशन के अंदर आया। जिन्नू, कुछ अच्छा सा बनाकर जल्दी से खिला दो, बहुत तेज भूख लगी है। सोफे पर अपने जैकेट को फेंकते हुए विवान थककर उसके दूसरी साइड बैठते हुए बोला। मोहन जी किचन से बाहर आते हुए हाथों में पानी का गिलास सादे विवान की तरफ बढ़ाते हुए शिकायती लहजे में उससे बोले, तुम तीनों का अच्छा है, जब मन किया घर से निकल लिए। एक विरांश बाबा है जो इटली जाकर वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं, और एक तुम हो। मोहन जी ने मुंह बनाते हुए विवान को देखा तो बेचारा बस मोहन जी के हाथों से पानी का गिलास लेकर पानी पीने ही वाला था, उसके तो हाथ ही अपनी जगह रुक गए। अब मैंने किया क्या? विवान बेचारी शक्ल बनाते हुए मोहन जी की तरफ देखकर बोला तो वो गुस्से से आंखें सिकोड़ते हुए, अब तुम्हें किया ही कहूं ना तो तुम्हारे दिन का पता रहता है और नहीं रात का। और आज तो नयन भी बिना कुछ बताए चला गया। नयन? विवान के मुंह से एकदम से निकला। अब वो कहा गया पानी का घूंट अपने हलक से उतारते हुए वो मोहन जी को देखने लगा, जो अभी भी अपनी नाक सिकोड़े हुए गुस्से से खड़े थे। किया? कभी भी तुम लोगों ने सीधे सीधे कुछ बताया है आज तक जो अब बताओगे? पर जब मैंने उससे पूछा तो सिर्फ उसने इतना ही कहा कि वो विवान के अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। मेरा अधूरा काम पर कौन सा? वो अपने सिर को खुजलाते हुए सोचने लगा कि तभी मोहन जी बोले, मुझे क्या पता, वो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए क्योंकि गया तो वो तुम्हारे ही काम से है। अच्छा ठीक है, आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो, जब तक मैं नैन से फोन करके पूछ लेता हूँ कि कौन से काम का दोष मुझे देकर गया है। मोहन जी ने भी कुछ ना कह सीधे किचन की तरफ रुक कर लिया। मोहन जी के जाने बाद वो खुद से बड़बड़ाते हुए, हमेशा खुद ही मुझसे कहते रहते हैं कि कहीं भी जाने से पहले बताकर जाया करो, और अब खुद ही बिन बताए चला गया। इन दोनों से छोटा हूं तो मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है। मुझे एक बार भी नयन ने बताना जरूरी नहीं समझा। हम विरांश से तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नयन को तो अपनी पावर का अंदाजा करा ही सकता हूं। छोटा हूं तो हल्के में ले रहे हैं मुझे। विवान ने अपना फोन निकाल नयन को कॉल करने के लिए जैसे ही उसे खोला कि अगली बार मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत की न तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, और आइंदा से मुझे कॉल मत करना। आए इस मैसेज को पढ़।
उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी ऐसी ही हरकतें मुझे मजबूर करती है तुम्हें परेशान करने के लिए मिस रावी। वो ऐसे ही उस आई मैसेज को देख मुस्कुराए ही जा रहा था कि कुछ पलों बाद उसे याद आया कि वो तो नयन से बात करने वाला था। कंसोट्रेट विवान किया कर रहा है। सिर को झटकते हुए वो रावी के मैसेज से अपना ध्यान हटा नयन को कॉल करने लगा। कुछ ही रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से नयन की आवाज आई, पता था तेरा कॉल जरूर आऊंगा। कहाँ है तू? वो हल्की नाराजगी लिए बोला, और जाने से पहले मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? विवान भी बनावटी भड़कते हुए बोला, क्योंकि उसे लगा कि उसके इस तरह नाराज होने पर नयन उसे सॉरी बोलेगा और उसे प्यार से समझाएगा। पर वो जिस तरह की सोच अपने दिमाग में बसाए हुए था, नयन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाँ, नयन ने एक काम जरूर ठीक किया, उससे बड़े ही शांत लहजे में बात करके। लेकिन उसके इस अंदाज पर भी विवान को लगा जैसे वो उसे ही ताना मार रहा है। किया करता तुझे बताकर, और अगर बता देता तो मेरे भाई की रातें जो इतनी हसीन गुजरती हैं वो सब किसी डरावने सपने में बदल जाती। बस इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तेरी मौत के आने से पहले मैं तेरा अधूरा काम पूरा कर दूं जिसे मेरा भाई भूल चुका है। अबे कौन सा काम? विवान अपने माथे पर बल लाते हुए बोला। तो अब नयन की बारी थी उस पर चढ़ने की। कौन सा काम? हम याद कर, विरांश जाने से पहले तुझे किया कहकर गया था। क्या कहकर? ओशिट कैसे भूल गया मैं कि विरांश ने तुझे मिस्टर नटवर लाल से जमीन के पेपर पर उसके साइन लेने के लिए कहा था। नयन उसकी बात को पूरा करते हुए बोला। तो वही विवान सोफे पर अपने चेहरे को इधर उधर मसलते हुए याद करने लगा कि ये जमीन विरांश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसे किसी भी हाल में ये जमीन मिस्टर नटवर लाल से चाहिए थी, पर रावी को परेशान करने के चक्कर में उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल ही गई। तो इसका मतलब तू अभी दिल्ली में हूँ? नयन ने उसके सवाल का जवाब दिया। तो विवान जल्दी से मासूमियत से बोला, सॉरी यार, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बस ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ तुझे ही लगता है कि आज तक तूने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं की, जबकि असलियत तो बहुत पहले से मुझे और विरांश को पता थी। असलियत से किया मतलब तुम लोगों का? विवान नयन की बातों से चिढ़ गया। तो नयन हंसते हुए, असलियत से मतलब निकम्मा इंसान। और हाँ, ये लास्ट बार है, अगर नेक्स्ट टाइम तेरा दिमाग काम से भटका ना तो मैं किया नयन की अधूरी बात को दोहराते हुए पूछा। तो मैं तेरे साथ तो कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, शहर की सारी लड़कियों को गायब जरूर करवा दूंगा। सारे फसाद की जड़ ही खत्म हो जाएंगी, और फिर देखना कैसे तेरा दिमाग घोड़ों से भी ज्यादा तेज दौड़ेगा। इतना कह वो जोर जोर से हंसने लगा, और वही विवान अपने दिल पर हाथ रखे जल्दी जल्दी सांसें भरते हुए बोला, नहीं यार, कुछ भी करना, लेकिन ये जुल्म मत करना। अगर इस बेजान से शहर में खूबसूरत लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। ओए, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और हाँ, कल तक वापस आ जाऊंगा। अच्छा सुन, विरांश से बात हुई? विवान ने नयन को रोकते हुए कहा, जो बस फोन कट करने ही वाला था। नहीं हुई बात, कब से ट्राई कर रहा हूं, लग ही नहीं रहा है उसका फोन। नयन सीरियस होते हुए बोला। तो विवान भी ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, हाँ मैंने भी कॉल किया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, शायद बिजी हो वो। नयन बोला। तो विवान भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, हाँ हो सकता है, और वैसे भी ये कौन सी नई बात है, ये तो हमारे साथ हमेशा ही होता है जब हम ऐसे ही अकेले किसी काम के लिए जाते हैं। हम नयन ने कुछ नहीं कहा। तो विवान कुछ अपनी आवाज में बदलाव लाकर कहने लगा, लेकिन पता है मुझे फिक्र विरांश की नहीं बल्कि उसके साथ अकेली गई काव्या की है। काव्या? नयन उसके नाम को दोहराते हुए, लेकिन तुझे उसकी फिक्र क्यों हो रही है? अरे यार, फिक्र नहीं है, बस सोच रहा था कि वहां जो भी गलत या सही होगा वो सब हमारे लिए या विरांश के लिए नया नहीं है, लेकिन पता नहीं काव्या उन सब चीजों को कैसे फेस करेगी। उसके लिए विरांश है वहां, इसलिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो है। विवान चिलआउट होकर सोफे पर अपने दोनों पैरों को पूरी तरह फैलाते हुए आराम से बोला। लेकिन तभी अरे ये सियार जैसे जानवरों की रोने की आवाज क्यों आ रही है तेरी तरफ से? विवान ने फोन पे आती अजीब जानवरों की आवाज आई तो उसे थोड़ी हैरानी हुई कि वो तो दिल्ली गया है और शहर के बीच ये अजीब अजीब सी आवाजें क्यों आ रही हैं। अरे वो मैं होटल के रूम में बोर हो रहा था ना, तो मैं टीवी पर डिस्कवरी देखने लगा। डिस्कवरी? तुझे कब से जानवरों को देखने में इंटरेस्ट आ गया मेरे भाई? वो किया है ना, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी तो मुझे लगा क्यों ना तुझे यहाँ डिस्कवरी चैनल में ढूंढ लूं, बस इसलिए देख रहा था। ओ अच्छा किया। विवान नयन की बात सुन एकदम से अपनी जगह से उचक गया। और नहीं तो क्या, अब तेरे जैसा जानवर तो मुझे डिस्कवरी पर ही मिलेगा। चल रख फोन, विवान झल्लाते हुए नयन से बोला। तो नयन भी उसे और चिढ़ाने के लिए हंसने लगा। इटली में उसी वीरान पुरानी सी फैक्ट्री के अंदर का माहौल कुछ ज्यादा ही नेगेटिव एनर्जी वाला था। वो जगह भले ही बाहर से टूटी फूटी हो, लेकिन अंदर से उसका नजारा और भी डरावना था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस जगह पर विरांश के साथ उन लोगों की मौजूदगी ही उस जगह को और भी डरावनी बना रही थी। सो हैव यू थॉट मिस्टर डेनी लुइस? तो क्या सोचा है तुमने मिस्टर लुइस? विरांश अपने सामने बैठे डेनी से बोला, जो उन 7-8 लोगों में से एक था, लेकिन उसे देख ऐसा जरूर लग रहा था कि बाकियों में से उसकी पोजीशन और उसे ऊपर है, या फिर और बाकी लोग उसके नीचे ही काम करते हो। डेनी जिसे देख कोई भी इंसान बता दे कि इस इंसान के अंदर इंसानियत का नामो निशान तक नहीं है। उसके चेहरे पर उसकी हैवानियत और आंखों में उसकी दरिंदगी तो जैसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। डेनी विरांश के ठीक सामने चेयर पर बैठ हाथों में मोटी सिगार को अपने मुंह से लगा उसका धुआं छोड़ते हुए अपनी ही शक्ल से मिलती जुलती आवाज में बोला, विरांश ओबराय, जिसे हार कभी बर्दाश्त नहीं होती, जो कभी किसी से हारा भी नहीं, जिसकी आज तक कोई भी डील खाली नहीं गई, फिर चाहे वो लीगल हो या इलीगल, वो अपने हर काम को अंजाम जरूर देता है। हम इंटरेस्टेड, बट इसकी क्या गारंटी है कि इस बार भी तुम अपने काम को पूरा करोगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि तुम्हें मुझ तक उन हथियारों को सही सलामत पहुंचाना है, और ये कोई आसान काम नहीं होगा, और तब जब पुलिस चारों तरफ फैली हो।
लेकिन किया करूं तुम्हारे बारे और तुम्हारे काम के बारे में इतना सुना है कि तुम पर यकीन न करना मेरे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैंने ये सोचा है कि ये डील मैं मिस्टर राघव राव को न देकर तुम्हें देता हूं। आई होप कि तुम मुझे या मेरे किसी भी साथी को निराश नहीं करोगे। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? मेरे साथ ये डील में पूरी करने वाला था तो तुम लोग लास्ट मोमेंट पर मुझे धोखा नहीं दे सकते। रिलैक्स मिस्टर राघव, हम लोग आपके साथ कोई धोखा नहीं कर रहे हैं और नहीं आपसे हम कोई पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं। डेनी के दूसरी साइड बैठे जॉस ने राघव को गुस्से से अपनी जगह पर से उठते हुए देख शांत करने के लिए कहने लगा। और शायद आप भूल रहे हैं कि हमारे काम का एक पहला असूल यह है कि अगर हमें जरा सा भी लगा कि हमारे सामने वाला इंसान हमसे हल्की से भी होशियारी कर रहा है या फिर वो हमारे काम के लिए लापरवाह है तो आप तो जानते ही होंगे कि उसका क्या हाल होता है। जॉस भले ही ये सब राघव से बोल रहा था लेकिन उसकी आंखों का रुख तो विरांश की ओर ही था और उसके इस तरह से साफ पता चल गया कि जॉस को विरांश रत्ती भर पसंद नहीं है, लेकिन डेनी की वजह से उसे खामोश रहना पड़ रहा था। डोंट वरी जॉस, जैसा तुमने अपने दिमाग में मेरे लिए इमेज बना रखी है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी उस इमेज में बिल्कुल सही साबित हूं, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं तुम्हारी इन आंखों में अपने लिए प्यार देखूं। विरांश को तिरछा मुस्कुराते देख जॉस को तो मानो खून ही खोल गया। कॉम डाउन जॉस। डेनी ने जॉस को गुस्से में विरांश की तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो उसे वापस अपनी जगह पर बैठने का इशारा करके उसे खामोश रहने को कहने लगा, लेकिन जॉस तो अभी भी उसे बागड़ बिल्ले की तरह घूर रहा था। जैसा कि जॉस ने कहा कि हम अपने काम में हुए लवारवाह लोगों का क्या हाल करते हैं। डेनी को बीच में ही रोकते ही विरांश उसकी आंखों में देखते हुए, भूलो मत मैं कौन हूं, भले ही तुमसे उम्र में बहुत छोटा हूं लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को भी धूल चटाई है। और वैसे भी तुम इतने बेवकूफ तो होगे नहीं कि मेरे बारे में बिना जाने ही तुमने मुझे यहाँ इस डील के लिए बुला लिया, क्योंकि ये बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम्हारे इस काम को मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। उसका सीधा इशारा राघव की तरफ था जो अपने हाथ की मुट्ठियों को गुस्से से मसलते से विरांश को अपनी लाल हुई आंखों से देख रहा था। इसी वजह से तुम मुझे पसंद आए। डेनी ने शातिर स्माइल लिए विरांश को देखा, लेकिन विरांश को तो उसकी तारीफ से भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग भले ही दुनिया के कोने कोने से आए खतरनाक इंसान है, लेकिन अगर उन सबको कोई उनकी जगह से हिलाने की पावर रखता है तो वो खुद विरांश है, क्योंकि उन्हें अपने काम को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरांश ही चाहिए था। वो चाहे तो इस काम के लिए मना भी कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ राघव के चेहरे पर जो तकलीफ गुस्सा हार देखनी थी उसके लिए उसने उन लोगों के नीचे काम करने के लिए हाँ कर दी। तो फिर ठीक है, तो अब इस खुशी के मोमेंट पर हाथ मिलाना तो बनता है। डेनी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ जैसे ही विरांश से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर विरांश जब तक अपना हाथ आगे कर पाता कि तभी आवाज के साथ एक बुलेट उन दोनों के हाथ के बीचों बीच से निकल सामने रखे पुराने जंग लगे ड्रम्स पर लगी, जो बुलेट लगने पर मेढक की तरह उछलकर दूर गिर गए। इस अचानक हुए हमले पर वहां बैठे उन लोगों में तो जैसे भूकंप ही आ गया हो, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। अचानक से इस हमले की किसी को उम्मीद नहीं थी, खासकर विरांश को। वो तो अभी भी उस टूटी खिड़की से अंदर आए बुलेट की जगह को घूर रहा था जहां अभी भी हल्का हल्का था धुआं जैसी धुंध थी। पर तभी कुछ ही समय बाद उसकी सोच पर रोक लगी जब वहां एक नहीं दो नहीं बल्कि कई पुलिस गाड़ियों की आवाज एक साथ सुनाई दी। पुलिस। विरांश को तो सोचकर ही कुछ गड़बड़ लगी कि अचानक से इस जगह पर वो आई कैसे। पुलिस को तूने बुलाया ना ताकि हमें फंसा सके? अचानक जॉस ने विरांश के कॉलर को पकड़ भड़क गया, पर डेनी जब तक आगे बढ़ जॉस को विरांश से दूर कर पाता कि एक दर्द भरी चीख उस जगह गूंजी। आइंदा मेरे साथ ये करने की गलती मत करना, नहीं तो अभी सिर्फ हाथ तोड़ा है, अगली बार शरीर से गर्दन ही उड़ा दूंगा। लेट गो ऑफ हिज हैंड विरांश। डेनी ने जॉस को विरांश से दूर किया जो उसका हाथ मरोड़े उसे घुटनों के बल जमीन पर गिराए हुए था। डेनी या फिर उसके साथ लोग कुछ सोच पाते कि पुलिस निशाने पे निशाने लगाने लगी। उन्हें अंदर का कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि वहां जितने भी लोग होंगे वो कोई हथियार से कम नहीं है, इसलिए अभी सिर्फ वो बाहर से ही फायरिंग कर रहे थे। जबकि उन इटालियन पुलिस ऑफिसर के साथ अभिषेक भी था जो अंदर जाने के लिए बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करता कि बाकी के ऑफिसर उसे वहां अंदर जाने से रोकते हुए, देखिए सर, हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। हो सकता है कि वो पहले से ही तैयार हो, इसलिए थोड़ी देर रुकिए, किया पता अंदर जाने से पहले ही वो भी हम पर पलटवार कर दे। विरांश ये सब किया है? डेनी ने विरांश से पूछा जो बाकी लोगों के साथ जमीन पर घुटनों के बल गर्दन झुकाए पुलिस की गोलियों से बचने को कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता ये लोग यहाँ कैसे आए और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे। विरांश बार बार अपने सिर को बचाने के लिए नीचे करते हुए जल्दी से डेनी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो अब तुम क्या करोगे? विरांश कैसे निपटोगे इन पुलिस वालों से? जॉस हाथ के दर्द को संभालते हुए विरांश पर तीखी नजरें गड़ाते हुए बोला, जो उसे देखकर ही लग रहा था कि वो विरांश से अपने साथ हुई इस हरकत का बदला लेने के लिए बेताब है। सच बोलूं तो मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि तुझे अभी इसी वक्त घसीट कर बाहर फेंक दूं, लेकिन अभी मुझे ये नहीं करना है, इसलिए इस वक्त मेरे सामने अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो। पर अब हम यहां से निकलेंगे कैसे? हम में से किसी का भी चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है, तो डोंट वरी डेनी, तुम सबको यहां से सिर्फ निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। विरांश इस कॉन्फिडेंस को देख डेनी के चेहरे पर भी एक तिरछी स्माइल आ गई। विरांश धीरे धीरे जमीन के सहारे आगे बढ़कर कुछ पुराने सामान को अपनी जगह से हटाया जो किसी कोने में कूड़े कबाड़ की तरह पड़े हुए थे। ये तुम किया कर? डेनी की बात अधूरी ही रह गई जब उसने देखा कि विरांश उस जगह से पुराने कबाड़ को हटाकर वही फर्श से जुड़े एक चौकोर लकड़ी के दरवाजे को खोल रहा है, जिसका साइज ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन एक इंसान को आर पार जाने के लिए कम भी नहीं था।
अब निकलो जल्दी यहाँ से। विरांश उस पुराने धूल लगे चौकोर दरवाजे को पकड़ते हुए उन सबको देखकर हाफते हुए बोला, जो शायद जल्दी जल्दी कुछ भारी सामान को हटाते हुए थक चुका था। वहां जितने भी लोग थे वो सब बिना देरी किए एक एक करके धीरे धीरे उस जमीन से जुड़े दरवाजे से निकल गए। सिर्फ अब डेनी, जॉस और राघव ही बाहर जाने के लिए बचे थे। आई होप ये सब तुमने न किया हो, नहीं तो अगर मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं, डेनी अपनी आधी अधूरी बात करके जल्दी से उस दरवाजे से बाहर चला गया। छोड़ूंगा नहीं तुझे मुझे पकड़ने के लिए, पहले अपना हाथ तो संभाले, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पकड़ने के चक्कर में अपना दूसरा हाथ भी तुड़वा ले। चल अब निकल, नहीं तो अगर मेरा मूड बिगड़ा ना तो यहां से जाने के लायक भी नहीं बचेगा। जॉस नफरत भरी निगाहें उस पर डालते हुए बाकियों के पीछे चला गया। अब बस राघव ही बचा था जिसे बचाने का विरांश का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर वो उसे यहां छोड़ भी देता है तो विरांश और बाकी वायुओं के लिए ही मुसीबत हो सकती थी। पुलिस के हाथों की मार खाने का ज्यादा शौक चल रहा है। विरांश ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी अपनी जगह जमीन पर झुके हुए विरांश को घूर रहा था। तूने उन विदेशियों को अपनी चाल में फंसा तो लिया है, लेकिन याद रखना हर बार मैं तुझे खुद से जीतने नहीं दूंगा। राघव के चेहरे पर डील न मिलने की तिलमिलाहट साफ झलक रही थी, जिसे देखकर विरांश के आंखों में उसे हराने की चमक और भी तेज हो गई। अभी तो शुरुआत है, आगे देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, अब निकल। हशिश विरांश की हल्की सी सिसकी निकली, क्योंकि राघव उसे अपने कंधों के सहारे धक्का देते हुए निकला था, पर उसे ऐसा फील हुआ कि उसके कंधों पर जैसे कुछ चुभा हो। अंदर आते कदमों की आहटों को सुन उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बिना देरी किए वहां से निकल गया। सर यहाँ तो कोई नहीं है, क्योंकि निकल गया है साला, अभिषेक फैक्ट्री के अंदर चारों तरफ चलकर देखते हुए खुन्नस से बोला। पर तभी उसका पैर किसी ऐसी चीज पे आकर रुका जो उसे बीच से खोखली महसूस हो रही थी, और ये वही दरवाजा था जिससे विरांश और बाकी लोग निकल के गए थे। अभिषेक काफी देर तक उस दरवाजे को और उसके नीचे बने जंगल के रास्ते को घूरता रहा, लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका और वो जल्दबाजी से अपनी जगह से खड़े होते हुए जो उस दरवाजे को घुटनों के बल बैठकर देख रहा था। ओह शिट, ये बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई। अभी इसी वक्त सनशाइन होटल चलो, वो जरूर यहां से निकलकर काव्या के पास गया होगा। कमान लेट्स गो। पर शायद अभिषेक को इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उसे होटल में विरांश के साथ काव्या भी एनएचआई मिली। किया हुआ अभिषेक चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त कर अपने सामने खड़े दूसरे ऑफिसर से बोला, जो उसके कहने पर काव्या और विरांश को ढूंढने के लिए उनके रूम की तलाशी के लिए गया था। सॉरी सर, लेकिन जैसा आपने बताया था वो लोग उस रूम में नहीं है। तभी होटल के सभी स्टाफ से पूछताछ करता ऑफिसर अभिषेक के पास आते हुए, सर उन लोगों का कहना है कि इस होटल में विरांश ओबरॉय किसी भी लड़की के साथ नहीं आए हैं। इनफैक्ट वो तो पिछले 2 साल से यहाँ आए ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं सबके सब, बता कहाँ है वो दोनों, कहाँ ले गया है वो काव्या को। अभिषेक बिना किसी की परवाह कर बस वहां काम कर रहे लोगों को बुरी तरह झंझोड़ते हुए उनसे सवाल पे सवाल किए जा रहा था। देखिए सर, आप हमारे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, उनमें से एक हिम्मत करते हुए बोला, कह रहे हैं ना कि यहाँ के ऑनर 2 सालों से नहीं आए हैं, तो आप लोग हमारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। सबने हिम्मत कर अभिषेक की आंखों में देखकर झूठ को सच साबित करने की पूरी कोशिश की, जो और बाकी पुलिस ऑफिसर में शायद असर भी कर रहा था, लेकिन अभिषेक था जो औरों से भिड़ा पड़ा हुआ था, क्योंकि उसने तो काव्या को यहाँ देखा था, तो वो कैसे उनकी बातों पर यकीन कर लेता। अब अगर किसी ने भी झूठ कहा कि विरांश यहाँ नहीं था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन आप ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं। बाकी लोगों को इतने कॉन्फिडेंस से बोलते देख अभिषेक भी अपने चेहरे पर सख्ती के भाव लाकर होटल के चारों तरफ देखते हुए, कैमरे तो होंगे ना इस होटल में। अभिषेक की आवाज में सख्ती को सुन वहां खड़े स्टाफ के चेहरे पर गंभीरता झलकने लगी, जो वो सब काफी अच्छे से छिपाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अभिषेक की नजरों ने तो उनके माथे पर छलकती पसीने की बूंदों को साफ देख लिया था, जो उनके झूठ को पकड़ने के लिए काफी था। कैमरे क्यों? इतने बड़े 5 स्टार होटल में तुम्हारे ऑनर ने कैमरे नहीं लगवाए? ना, नहीं कैमरे हैं, पर आप लोग क्या करने वाले हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस उनसे तुम लोगों का झूठ पकड़ूंगा जो तुम लोग विरांश के लिए बोल रहे हो। अभिषेक के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी स्माइल थी, जिससे उन लोगों के गले सूखने लगे। चले कैमरे में सारी सच्चाई चेक करने। सब लोग धीरे धीरे अभिषेक के साथ आगे बढ़ने लगेगी। उसके अचानक रोकने से सब अपनी अपनी जगह पर जैसे फ्रीज से हो गए। वेट, आई थिंक तुम सबको इकट्ठा आने की जरूरत नहीं। तुम इधर आओ, अभिषेक ने एक सीधे से दिखने वाले लड़के से कहा, जिसकी उम्र वहां के काम करते लोगों में से सबसे कम थी। मैं उस लड़के ने अपनी तरफ बेख्याली से उंगली उठाई तो अभिषेक अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए, हाँ तुम इधर आओ जी बोलिए, तुम जाओ और मुझे यहाँ की हर एक सीसीटीवी फोटोज ला कर दो, जाओ। अभिषेक गुस्से से दीवार पर मुक्का मारते हुए झुझलाया, क्योंकि उन सीसीटीवी फोटोज में विरांश और काव्या कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे और न ही उनके यहाँ होने के कोई सबूत मिल रहे थे जो ये साबित कर सके कि वो लोग इसी होटल में मौजूद थे। ये सब तुम लोगों ने किया है ना? वो गुस्से से उस लड़के का कॉलर पकड़ दीवार से सटाते हुए चीखते हुए बोला, तो उस लड़के की तो हालत डर से खराब होने लगी। नहीं सर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। विरांश सर यहाँ है ही नहीं तो आपको दिखेंगे कैसे? बकवास बंद करो अपनी, अच्छे से जानता हूँ कि तुम सबके सब झूठ बोल रहे हो और सीसीटीवी फोटोज भी तुम लोगों ने ही डिलीट की है। वो उस लड़के को खुद से दूर झटकते हुए गुस्से से लाल आंखें कर उन बाकी लोगों को घूरने लगा, तो तभी किसी लड़की की आवाज उस जगह गूंजी। ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? सबकी निगाहें सामने से आ रही उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने एक नजर अपने स्टाफ पर डाली जो शायद थोड़े घबराए हुए थे। आप कौन? अभिषेक ने तीखे अंदाज से पूछा, तो वो मुस्कुराते हुए, मैं राधिका हूँ, इस होटल की मैनेजर। ओह, तो आप इस होटल की मैनेजर है, तो आपको ये जरूर पता होगा कि यहाँ के ऑनर अभी कहाँ है।
राधिका उसी तरह मुस्कुराते हुए अभिषेक से बोली क्योंकि वो उसके तीखे सवाल पूछने के अंदाज को समझ चुकी थी। ओह, तो आप यहाँ के ऑनर यानी विरांश ओबेरॉय के लिए आए हैं, पर सॉरी वो पिछले 2 साल से यहाँ आए ही नहीं। झूठ। अभिषेक गुस्से से राधिका पर चिल्लाया तो वो भी उसी तरह बोलने लगी। क्यों झूठ लग रहा है आपको ये सब, और हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसने ऐसा करने को कहा है। अभिषेक दांत पीसते हुए आगे बढ़ा तो राधिका भी गुस्से से आगे बढ़ती हुई। जो समझना है समझ लो, पर सच यही है कि विरांश सर यहाँ नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ आए ही नहीं, और वैसे भी आपने फोटोज तो चेक कर ही ली, तो उसके हिसाब से अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। देखो, अभिषेक कुछ बोलने को हुआ कि सर आई थिंक ये लोग सच बोल रहे हैं, अगर वो लोग यहाँ होते तो कुछ तो पता चलता। दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कहा तो अभिषेक उसे घूरते हुए बाहर की ओर जाने लगा और उसके पीछे बाकी ऑफिसर भी चले गए। शायद वो अभी उन लोगों के पीछे नहीं पड़ना चाहता था। वो जितनी देर यहाँ रुकेगा उतनी ही देर में विरांश काव्या को उससे दूर ले जाएगा। उन लोगों के जाने के बाद राधिका पीछे पलटते हुए बस करो एक्टिंग करना, वो वहां की स्टाफ से बोली जो अभिषेक की वजह से घबराए हुए थे, लेकिन तुरंत ही उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट तैर गई। अब कहां लेकर जा रहे हो मुझे, काव्या लगभग विरांश पर चीखते हुए बोली, जो गाड़ी को तूफान की तरह तेज चलाता हुआ जंगल की ओर ले जा रहा था। अब बोलो भी कुछ, कब से पूछ रही हूं तुमसे, तुमने मुझे होटल में भी कुछ नहीं बताया, बस मेरा हाथ खींचते हुए जबरदस्ती पता नहीं कौन सी अंधेरी गली से निकाल कर ले आए। अब बोलो भी कुछ, ऐसे स्टैचू की तरह क्यों बने हुए हो? किया है। जब विरांश से काव्या की बकबक बर्दाश्त नहीं हुई तो वो उसकी तरफ देख गुराते हुए बोला, जिसे सुन काव्या जैसे अंदर से हिल गई, क्योंकि अचानक विरांश के गुस्से के लिए वो तैयार नहीं थी। तो फिर किया, बेचारी सहमी हुई अपनी सीट पे चिपक कर बैठ गई, उसकी कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ देर कार में शांति रहने के बाद पता नहीं किसने पीछे से उनकी कार पर गोली चलाई। इस हमले के होते ही विरांश की कार उस अंधेरे जंगल के रास्ते पर सांप की तरह लहरा गई। ये किया हुआ, काव्या घबराते हुए बोली, जो गाड़ी में लगे झटके की वजह से सीट पर लगभग आधी फिसली हुई विरांश को देख रही थी, जिसे उस हुए हमले का कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ था। वो कभी पीछे आती 4-5 काली गाड़ियों को देखता तो कभी आगे देख अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता। कम से कम अब तो बता दो कि ये सब किया हो रहा है कौन है ये लोग, और हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमारे नहीं, सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़े हैं ये लोग। इतनी देर के बाद विरांश बोला तो ऐसा बोला जिसे सुन काव्या की सांसें ही अटक गई। माँ, मेरे पीछे पर क्यों? शीतल के डैड याद है तुम्हें? हाँ, पर वो मेरे पीछे क्यों है? मैंने उनके साथ किया कर दिया ऐसे वैसे काम तो तुम करते हो जिसे देख इंसान का खून खौल जाए। डर की वजह से वो एक ही सांस में बोल तो गई, पर जल्दी समझ आने पर अपनी जबान को दांतों के बीच काटते हुए उसे रोककर विरांश की तरफ देखा, जो उसे बड़े ही गौर से देख रहा था। अब ये बात तो उसी को ही पता होगी जो तुम्हारे पीछे है। इतना कह वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जैसे अंधेरे को चीरते हुए आगे निकल गया, लेकिन अभी भी उन गाड़ियों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। अब वो भी रफ्तार बढ़ाते हुए विरांश के पीछे थे। काफी दूर जाने के बाद काव्या को एक और झटका महसूस हुआ, जो विरांश के ब्रेक लगाने पर उसे लगा। अब क्या हूँ, बाकी के शब्द तो मुंह में ही रह गए जब काव्या ने सामने खड़ी और गाड़ियों को देखा जो फ्लैश लाइट को ऑन रख जैसे उन्हें बताना चाह रहे थे कि वो लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। एक मिनट, तुमने कहा कि वो पीछे वाले लोग मेरे पीछे हैं, तो अब ये आगे वाले लोग किसे पीछे पड़े हैं? काव्या ने विरांश की तरफ देखकर कहा, जो अभी भी बेखौफ अपनी जगह बैठा था। तुमने कभी किसी का हाथ तोड़ा है? विरांश अपने सामने लाइन सी लगी गाड़ियों को देखते हुए बोला, जिसे सुन काव्या को कुछ खास समझ नहीं आया। किया, हाँ या ना में जवाब दो। विरांश के इस बेरुखे सवाल पर काव्या ने अपनी गर्दन धीरे से नमे हिला दी, तो विरांश अपने चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे ही बरकरार रखते हुए, जिस दिन किसी का हाथ तोड़ोगी तो उस दिन आज की सिचुएशन के बारे में पता चल जाएगा। मतलब कुछ ही देर बाद जो गाड़ियां उनके पीछे पड़ी थी वो भी उस जगह आकर उनके पीछे रुक गई। अब तो जैसे काव्या का दिल धड़क कम उछल ज्यादा रहा था। बेचारी को ये सीन किसी साउथ की मूवी से कम नहीं लग रहा था, जिनके आगे पीछे गुंडों की गाड़ियां थी और बीच में वो अपने हीरो के साथ अकेली फंसी हुई। लेकिन तभी उसने गौर किया कि वो अभी जिसके साथ है वो कोई हीरो नहीं बल्कि उसकी लाइफ का विलेन है। अब क्या होगा? काव्या ने आंखें बड़ी कर ठंडी सांस खींचते हुए किसी बुत की तरह धीमी आवाज में पूछा। पर जितना काव्या डरी हुई थी उतना ही विरांश रिलैक्स नजर आ रहा था, जैसे उसे इनमें से किसी से भी कोई डर नहीं। अब वही होगा जो विरांश चाहेगा। काव्या जब तक उसकी कही बातों का मतलब समझ पाती कि विरांश गाड़ी थोड़ी पीछे कर उसे न आगे न पीछे ले जाके साइड में जंगल के बीच ऊंची नीची गड्ढों से भरे रास्ते पर कुदा दी। काव्या झटके पे झटके लगने से इतनी जोर से चिल्लाई कि विरांश को न चाहते हुए भी उसका मुंह अपने हाथों से बंद करना पड़ा। अगर दोबारा चिल्लाई तो वापस मुड़कर तुम्हें उन लोगों के सामने फेंक दूंगा। सॉरी। काव्या के हलक से विरांश को देख यही शब्द बड़ी ही मुश्किल से निकला। पीछा करो, इनका निकलने ना पाए। एक के बाद एक सारी गाड़ियां विरांश और काव्या के पीछे उस जंगल के रास्ते उतर गई। उस जंगल में काफी दूर पीछा करने के बाद उन लोगों को विरांश की गाड़ी दिखी। चलो वो रहे, सब अपनी अपनी गाड़ियों से उतर जैसे ही विरांश की गाड़ी के नजदीक गए। अब तुम दोनों का खेल खत्म। पर ये किया, विरांश और काव्या तो उस गाड़ी में थे ही नहीं। सभी एक दूसरे का मुंह देखते हुए कहाँ गए ये दोनों? उसमें से एक आदमी बाकियों पर चिल्लाते हुए बोला, तो किसी के पास भी उसके सवाल का जवाब नहीं था। ढूंढो उन्हें, नहीं तो जॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और कितनी देर इस गड्ढे में बैठना पड़ेगा? काव्या अपने हाथों को तो कभी अपनी गर्दन को खुजलाते हुए बोली, जिसे गड्ढे में मच्छर काट रहे थे। जब तक वो चले नहीं जाते। विरांश काव्या से उसी रूडली टोन में बोला जो काव्या को पसंद नहीं आया, तो वो धीमी आवाज में लेकिन गुस्से से उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? तुम लोगों के हाथ तोड़ते फिरते और नहीं ये खतरनाक लोग तुम्हारे पीछे पड़ते।
शायद तुम भूल गई हो कि इसमें से आधे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, विरांश आंखें छोटी करते हुए काव्या से बोला, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। हाँ, तो उसमें भी तुम्हारी ही गलती है, और वैसे भी ये भागम भाग वाला खेल तो तुम्हारी वजह से ही शुरू हुआ है, जिसमें मैं फंस चुकी हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। अब जरा देर के लिए अपनी जबान पे कंट्रोल करो, नहीं तो तुम्हारी आवाज उन तक पहुंच जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो। विरांश ने जानबूझकर अपनी बात बीच में छोड़ दी, क्योंकि काव्या को चुप करने के लिए उसने जो पैतरा इस्तेमाल किया था वो शायद काम कर गया, और वो बेचारी डरकर अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद किए खामोश हो गई। वो अपने हाथों को अपने मुंह पर इतनी जोर से दबाए हुए थी कि उसकी आवाज का तो पता नहीं, लेकिन अब उसकी सांसों की सरसराहट तक नहीं सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा करता देख विरांश को न तो हंसी आई और ना ही गुस्सा, वो तो उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहा था। जबान बंद करने को कहा है, सांस रोक कर मरने को नहीं। विरांश गुस्से से उसके हाथ को जबरदस्ती उसके मुंह से अलग करते हुए बोला, जो शायद सच में डर की वजह सांसें रोके बैठी थी। कुछ देर बाद वो खुद ही चले जाएंगे। विरांश गहरी सांस छोड़ते हुए काव्या से बोला, जो उसे सहमी सहमी नजरों से देख रही थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही देर के बाद उन लोगों के पास किसी की कॉल आई, जिसके तुरंत बाद ही वो सब एक साथ भागते हुए जंगल से बाहर निकल गए। इन्हें किया हुआ ये सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं? काव्या अपने सिर को गड्ढे से हल्का बाहर निकालते हुए उन्हें इस तरह भागते देख विरांश से बोली, क्योंकि उसे उनका इस तरह अचानक वहां से जाना कुछ समझ नहीं आया। पर उससे ज्यादा तो उसे विरांश के चेहरे की तिरछी मुस्कुराहट देख अजीब लगा। तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना? नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में तुम स्माइल कैसे कर सकते हो? जो कोई नहीं कर सकता वो विरांश करता है, और शायद तुम भूल गई कि इस सिचुएशन को क्रिएट करने वाला मैं ही हूं। हाँ, पर वो लोग ऐसे चले किया। बस बहुत हुआ, अब उनके आने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। विरांश गड्ढे से बाहर आते हुए हाथों को एक दूसरे से रगड़कर मिट्टी को हटाते हुए अपने चारों तरफ उस घने जंगल को देखते हुए बोला, उनके आने से पहले निकालना होगा। उससे तुम्हारा किया मतलब किया, वो लोग वापस फिर आएंगे। काव्या गहरी सोच में डूबी हुई विरांश से कहने लगी, जो अभी भी उसी गड्ढे के अंदर थी। धीरे से विरांश ने बिना कोई इशारा दिए काव्या को एक झटके से उसके दोनों बाह को पकड़कर गड्ढे से बाहर निकाल लिया। उनकी कौन बात कर रहा है? इस वक्त विरांश और काव्या को खुद ही नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे के कितने नजदीक है। जहां काव्या के हाथ विरांश के सीने पर थे, तो वही विरांश ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था। किया मतलब किया, कोई और भी है जो हमारे पीछे है? वो जो कोई भी है ना, वो तुम्हारे लिए ही मेरे पीछे है। विरांश भूले में ही काव्या के बालों को आहिस्ता से उसके कानों के पीछे करते हुए धीरे से बोला, जिससे उसकी हाथों की ठंडी उंगलियां उसके गालों से होते हुए उसके कान को टच करने लगी। लेकिन उसके इस तरह टच करने पर भी काव्या को जैसे किसी का होश ही नहीं था। उसके दिमाग में तो विरांश की यही लाइन चल रही थी कि वो जो कोई भी है वो उसके लिए ही विरांश के पीछे पड़ा है। मतलब उसने खोए हुए अंदाज में कहा, जिससे एक दूसरे के नजदीक होने की वजह से काव्या की सांसें विरांश के चेहरे को छू गई। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो अभी एक दूसरे के कितने करीब खड़े हुए हैं। उसने ना तो खुद को समझने का मौका दिया और न ही काव्या को, बस जल्दी अपने हाथ को काव्या की कमर से हटाते हुए उसे झटक दिया, जिससे गड्ढे के पास खड़े होने की वजह से काव्या खुद को संभाल नहीं सकी और वो वापस से उसमें गिरने वाली थी कि उसके गिरने से पहले ही विरांश ने एक बार फिर से उसकी कमर को अपने हाथों से थाम उसे गिरने से रोक लिया और उसे तेजी से अपनी तरफ खींचा। तो काव्या भी एक जोर के झटके के साथ उसके और करीब आ गई। वक्त मानो जैसे कुछ पल के लिए थम सा गया हो। एक दूसरे के इतने करीब होकर उस घने जंगल के सन्नाटे में उन दोनों की तेज धड़कनों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। विरांश और काव्या एक दूसरे के चेहरे में खोए हुए बस एक दूसरे को ही निहारे रहे थे कि तभी काव्या को अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ गीला गीला सा महसूस हुआ, और उसी के साथ ही काव्या की निकली की एक जोर की चीख। आ आ आ उसके पैर पर जो अभी सांप रेंग रहा था, वो भी काव्या की इतनी भयंकर चीख सुन डरकर अपने बिल में छिप गया। जब सांप काव्या की आवाज से डर गया तो विरांश तो फिर भी उसके बहुत नजदीक था, और वो भी जैसे इतनी तेज आवाज पर अपने होश में आया, क्योंकि वो तो अभी भी काव्या में खोया हुआ उसे देख रहा था। वॉट था हेल? विरांश उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से से उसमें चिल्लाते हुए बोला, लेकिन काव्या को कहाँ कोई होशो खबर थी। वो तो सांप के डर से कभी इधर तो कभी उधर कूद कूद के चिल्लाते हुए अपने पैर को झटक रही थी, जिस पर सांप रेंग रहा था। सांप सांप सांप, कोई हटाओ इसे, ये मुझे काट लेगा, प्लीज हटाओ उसे मेरे पैर से। विरांश कभी उसे देखता जो आंखें बंद किए उछल रही थी, तो कभी उसके पैर को जिस पर अब कोई सांप नहीं था, और इसी वजह से विरांश अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गुस्से से उसके पास जाकर उसे बाह से पकड़ उसे उछलते से रोकते हुए बोला, ये मेढक की तरह उछलना बंद करो, कोई सांप नहीं है यहाँ। नहीं, सही से देखो मेरे पैर के ऊपर ही तो है नहीं था, लेकिन तुम्हारी इतनी कान के पर्दे फाड़ने वाली चीख को सुन वो भी बेचारा डरकर भाग गया। काव्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल अपने पैरों की तरफ देखा, तो सच में वो सांप अब वहां नहीं था। लेकिन विरांश की बात सुन अब उसकी बारी थी विरांश के ऊपर गुस्सा करने की। किया मतलब है तुम्हारा कि मेरी आवाज डरावनी है? अरे धक्का क्यों दे रही हो? विरांश 2 कदम पीछे हटते हुए काव्या से बोला, जो उसे गुस्से से उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रख पीछे की ओर धकेले जा रही थी। तुम्हें धक्का नहीं बल्कि उसी गड्ढे में फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल देनी चाहिए। बोला ना, धक्का मत दो, तुम समझते किया हो खुद को? जब मन चाहा मेरी बेइज्जती कर दी और जब मन चाहा मेरी केयर करके अपने लिए गुस्सा मिटा दिया। आखिर चाहते किया हो मुझसे? ना तो मुझे खुद से नफरत करने दे रहे हो और ना ही खुद से पी। अरे संभल के। विरांश उसे जब तक रोक पाता कि काव्या का पैर पत्थर से टकराकर मुड़ा, और वो जैसे ही नीचे गिरने को हुई कि अपने बचाव के लिए उसे जो समझ आया, उसने खुद को गिरने से रोकने के लिए उसे पकड़ लिया। विरांश को भी कोई आइडिया नहीं था कि काव्या खुद को बचाने के लिए उसी की जैकेट को पकड़ेगी।
तो फिर किया कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे के ऊपर जमीन पर गिरे पड़े थे। विरांश काव्या के नीचे और काव्या उसके ऊपर थी। सॉरी, गलती से पैर फिसल गया था। विरांश गुस्से से काव्या को अपने नीचे पलटते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला था, ना संभल के, लेकिन नहीं तुम्हें अपने आगे कुछ दिखाई कहाँ देता है। बोला ना सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर ये हो गया। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर विरांश से सॉरी कहा तो विरांश भी कुछ न कहते हुए उसके ऊपर से उठने लगा। लेकिन वो जैसे ही उठता कि उसका दिमाग इतनी जोर से चकराया कि वो एक बार फिर से काव्या के ऊपर गिर गया। ऐसे अचानक गिरने से विरांश का सारा वजन काव्या के ऊपर एक साथ ही पड़ा, जिससे उसकी आह निकल गई। आह किया कर रहे हो, मारना है किया। पर तभी उसने विरांश को देखा जो अपना सिर पकड़े हुए आंखें बंद करे काव्या के ऊपर अभी भी उसी तरह लेता हुआ था। किया हुआ ठीक हो ना तुम, काव्या ने विरांश से कहा तो वो बिना कोई जवाब दिए उसके ऊपर से दोबारा उठने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार भी उसके साथ वही हुआ और वो एक बार फिर से काव्या के ऊपर अपने सारे वजन के साथ गिरा। लेकिन इस बार काव्या की सिसकी नहीं बल्कि शौक से आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि इस बार अचानक से गिरने पर विरांश सीधा काव्या के होठों पर गिरा था, जिससे उनका सडनली किस हो गया। काव्या इस अचानक हुए किस पर अपनी आंखें फाड़े हुए अपनी सांस को रोक विरांश को देख रही थी और यही हाल कहीं न कहीं विरांश का भी था। वो बिना देरी किए खुद को संभाल काव्या के ऊपर से इतनी जल्दी हटा जैसे उन दोनों के बीच अभी जो भी हुआ वो कोई गुनाह था। सॉरी, इस बार विरांश ने कहा, लेकिन उसने काव्या की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो पागलों की तरह अपनी गर्दन इधर उधर घुमाए ही जा रहा था। पर काव्या को कहाँ उसका सॉरी सुनाई दिया। वो तो अभी भी जमीन पर लेटे हुए कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। अब ऐसे ही रहने का इरादा है तुम्हारा। काव्या को उसके सॉरी पर कोई रिएक्ट न करते देख जब उसने काव्या की तरफ देखा तो वो उसे वहां से उठने के लिए कहने लगा। काव्या भी खुद की सांसों को काबू करते हुए जल्दी से खड़ी हो गई। अब हमें यहाँ निकालना चाहिए, वो घबराहट में अपने गर्दन और बालों में अपने हाथ फेरते हुए विरांश से बोली, जिसने सिर्फ हम जवाब दिया। विरांश काव्या के साथ कुछ ही कदम चला होगा कि उसकी आंखों में बेहोशी सी छाने लगी और उसके कदम चलते चलते लड़खड़ा गए। लेकिन काव्या उसकी दूसरी साइड ही चल रही थी, जिस वजह से विरांश जमीन पर गिरता कि काव्या ने अपने दोनों हाथों से उसे सहारा देकर संभाल लिया। किया हुआ तुम्हें, काव्या ने घबराते हुए विरांश से पूछा तो विरांश उसे खुद से दूर करते हुए, ठीक हो मैं, चलो यहां से। पर वो आगे बढ़ता कि उसके कंधे पर हल्का सा दर्द हुआ। विरांश गुस्से से अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से बोला, राघव तुझे छोड़ूंगा नहीं, अपनी आंखें खोल। वो धीरे से काव्या की तरफ मुड़ा। उसे इस तरह देख काव्या थोड़ा डर गई कि अचानक से उसे क्या हो गया, ये उसकी तरफ क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहले तुम्हें एक सेफ जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि इस वक्त हम यहां से बाहर नहीं जा सकते। पर क्यों, काव्या सहमे हुए हकलाते हुए बोली तो विरांश अपनी जगह से हल्का डगमगाता हुआ, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए, क्योंकि मैं बेहोश होने वाला हूं और इसीलिए अभी हम यहां से बाहर नहीं जा सकते। किया बेहोश पर क्यों। एक तो विरांश के पास टाइम कम था और ऊपर से काव्या के सवाल पे सवाल करने पर विरांश ऊब गया और गुस्से में वो अपनी जैकेट को उतरते हुए काव्या की तरफ अपना कंधा आगे करते हुए बोला, क्योंकि इसकी वजह से काव्या ने जब ध्यान से देखा तो उसे उसके कंधे पर एक छोटी सी ब्लड की बूंद दिखी जो शायद सूख चुकी थी, पर उस खून की बूंद के चारों और एक नीला घेरा था। ये किया हुआ तुम्हें, वो उसके कंधे पर अपना हाथ रख पाती कि विरांश जल्दी से उससे दूर होते, ये सब छोड़ो और मैंने जो कहा वो जल्दी से करो।